नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इतिहास को दोहराने के इस क्रम में इस समय हम मौर्य वंश की यात्रा कर रहे हैं। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को देखा और इसके बाद अब हम अशोक महान के शासनकाल को देख रहे हैं। और इसी पूरे सफर में इस समय हम मौर्यकालीन कर प्रणाली का अध्ययन करने वाले हैं। यह वीडियो यहीं से शुरू होता है। यह कुल मिलाकर 11 प्रकार के कर हैं। इनके विभिन्न नाम हैं और उनका जो अर्थ है, ये किस प्रकार से वसूले जाते थे, इनका उद्देश्य क्या होता था, ये सब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देख लीजिए, भाग है, बलि है, प्रणय है, सेना भक्त है, शुल्क है, प्रवेश्य है। इसके अलावा निष्क्रम्य कर है, वर्तनी है, व्याज्य कर है, पिंड कर है और अंत में रज्जु कर है। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है भाग। भाग क्या होता था? वैसे तो भाग का शाब्दिक अर्थ होता है हिस्सा, लेकिन यहाँ पर भाग जो था ये भू राजस्व था, जमीन के लिए वसूला गया कर था और इसमें 1/6 हिस्से के तौर पे इसे वसूला जाता था। ये अर्थशास्त्र का कहना है। 1/6 भाग ये अर्थशास्त्र का कहना है, लेकिन जो विदेशी स्रोत हैं, मतलब विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए वर्णन हैं या उनके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें इसे 1/4 भाग के रूप में वसूला जाता था। मतलब चाणक्य का कहना था कि ये कम था, लेकिन विदेशियों का कहना है कि ये कुछ ज्यादा था। इसमें 1/6 दिया है और 1/4 दिया है। आपने अगर थोड़ा भी गणित का अध्ययन किया होगा तो आप जानते होंगे कि इसमें बड़ा कौन है। बड़ा कौन होगा? ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो इसलिए यहां ये कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में इसे कम करके दर्शाया गया था, जबकि जो विदेशी स्रोत है वो इसे ज्यादा के रूप में दर्शाते हैं। इसके बाद बलि। बलि जो होता है ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। बलि का मतलब बलिदान से होता है, लेकिन यहां पर ये एक प्रकार का टैक्स है और यह धार्मिक पर्पज से वसूला जाता था। इसके बाद प्रणय है। यह आपातकालीन कर था, इमरजेंसी कर था। यह युद्ध कर की भांति होता था और कुल उपज का ये 1/3 भाग के तौर पे वसूला जाता था। यह कब लिया जाता था? जब युद्ध की स्थितियां या राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगते थे, तब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आर्थिक संकट उत्पन्न हो तो इस प्रकार के करों को वसूला जाता था। इसका मतलब यह है कि आपातकालीन था तो इसे नियमित तौर पे वसूला नहीं जाता था। ये एक बड़ी बात। इसके बाद सेना भक्त को देख लीजिए। किसी अभियान के समय सेना से लिया जाने वाला कर, जो सैनिक होते थे, सैन्य बल राजा का होता था, उससे भी कर वसूला जाता था। ये सेना भक्ति का प्रतीक होता था, इसलिए इसका नाम है सेना भक्त। इसके बाद शुल्क को देखिए। ये सीमा कर होता था। शुल्क जो था ये सीमा पार करने के लिए एवज में वसूला जाता था। इसके बाद प्रवेश्य है। प्रवेश्य का मतलब क्या? घुसने के लिए दिया जाने वाला कर, तो ये आयात कर है। निर्यात का मतलब होता है बाहर भेजना और आयात का मतलब होता है बाहर से अंदर की ओर कोई सामान मंगाना। मतलब बाहर से कोई विदेशी सामान जो है वो अपने देश में आ रहा है, हमारा देश उसकी मांग कर रहा है, तो यहाँ पर जो आयात कर होता था वो प्रवेश्य के रूप में लिया जाता था। मतलब प्रवेश करने से पहले टैक्स देना होता था। इसके बाद निष्क्रम्य कर है, तो यह निर्यात पर वसूला जाता था। मतलब आयात और निर्यात दोनों पर कर मौर्यों के समय में लगाए गए थे। ये दोनों के नाम आप यहाँ देख रहे हैं। प्रवेश्य जो था ये आयात कर था और निष्क्रम्य जो था ये निर्यात कर था, बाहर भेजने के लिए। और इसके बाद वर्तनी है। वर्तनी जो था ये चुंगी टैक्स था। जैसे चुंगी होती है ना, मतलब टोल प्लाजा, आप इसे समझ सकते हैं, जो राजमार्ग होते हैं उन पे टोल टैक्स वसूला जाता है। तो उसी प्रकार से ये पहले के समय में पथ कर होता था, यानी रास्ते के लिए वसूला जाने वाला कर होता था। मतलब इसमें जो टैक्स वसूला जाता था वह राजमार्ग के रख रखाव में काम आता था। मतलब सड़क के निर्माण के लिए, उसकी मरम्मत के लिए, उसकी देखरेख के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद व्याज्य कर था। ये क्रय और विक्रय पर वसूला जाता था। मतलब खरीद फरोख्त पर जो टैक्स लिया जाता था उसको व्याज्य कर कहते हैं। इसके बाद पिंड कर है। तो पिंड कर जो होता था ये संपूर्ण गांव से वसूला जाता था। जो पूरा गांव होता था उससे एक बार में ही लिया जाता था। पूरे पिंड से, पूरे क्षेत्र से ये कर वसूला जाता था। और खासियत क्या है कि सिर्फ एक बार, बार बार नहीं। इसके बाद जो 11वां है वो रज्जु कर है। रज्जु कर जो होता था ये भूमि के मापन हेतु वसूला जाता था। मतलब जमीन की नपाई होती थी और नपाई के एवज में जो टैक्स लिया जाता था उसको रज्जु कर कहा जाता था। पीछे आपने रज्जुक नाम के अधिकारी को देखा है जो कि जिलाधिकारी के समकक्ष है। तो ये रज्जु कर भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये मौर्यकालीन करों को हमने देखा। कुल मिलाकर इनकी संख्या 11 है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। हो सकता है किसी कर का नाम दे दे और वह किस एवज में वसूला जाता है यह आपसे पूछ ले, और ऐसे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा बनती है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। वैसे तो ये पूरा जो पीडीएफ है ना, इसमें जितने भी रिवीजन के पर्पज से दिए गए तथ्य हैं, मतलब दोहराने के उद्देश्य से, ये सभी महत्वपूर्ण हैं।
तो अगर आपने ठीक से किताबों का अध्ययन किया है, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उन्हें पढ़ रखा है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, दोहराने में समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप सीधे सीधे इसी को याद करना शुरू करेंगे तो यहाँ अनेकों तथ्य हैं, आप परेशान हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अशोक के प्रथम शिलालेख में। अब यहाँ पर अशोक के जो शिलालेख हैं वो महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम पीछे से ही देखते आ रहे हैं। तो जो पहला शिलालेख था इसमें पशु बलि के निषेध के बारे में कहा गया था। निषेध का मतलब क्या होता है? रोक लगाना या लगाम लगाना। तो इसमें लेख में ये कहा गया है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि नहीं दिया जाएगा। ये चीजें हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी देखी हैं। और कोई उत्सव भी अगर होता है तो उसमें भी इस प्रकार की जो बलि है वो नहीं दी जाएगी। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मार दिए जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 मारे जाते हैं। पहले सैकड़ों की संख्या में जीवों को मारा जाता था, लेकिन अब 3 ही मारे जाते हैं। 2 मोर मरते हैं और 1 मृग मरता है। मृग का मतलब हिरन। तो 2 मोरों को यानी राष्ट्रीय पक्षी को यहाँ मार देते थे और इसके अलावा 1 हिरन की हत्या करते थे, और यही रसोई में इतने जीवों का यहाँ बलि चढ़ती थी। तो कम किया गया था, एकदम से बंद नहीं किया गया था। निषेध का मतलब ये होता है कि आपने रोक दिया, एकदम रोक दिया, लेकिन ये पूरी तरह से निषेध नहीं था, कम किया गया था, ये बात है। इसके बाद इसी में मृग स्तंभ लेख में अशोक के द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष के बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। मतलब कुछ विशिष्ट प्रजातियों को छोड़कर बाकी जितने प्राणी होते हैं, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, उन्हें यहाँ पर बलि के निषेध के तौर पे दर्शाया गया है। और ऐसा कब होता है? राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, मतलब सिंहासन पर यह बैठता है उसके 26वें साल। ये कुछ बातें हैं, मतलब काफी समय लग जाता है। राज्याभिषेक होता है, उसके बाद बेहिसाब हिंसा होती है, मार काट होती है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो। जो 26वां वर्ष होता है वहां पे इन्हें रियलाइज होता है और उसके बाद यहाँ से पशु बलि निषेध की जो बात है वो सामने आती है। इसके बाद कुछ और चीजें, गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहर गौरा जो ताम्रपत्र अभिलेख है, ये ताम्रपत्र अभिलेख है, ये यहाँ महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बोगरा जिला जो कि बांग्लादेश में चला गया है, यहाँ से महास्थान अभिलेख की प्राप्ति हुई है। ये अशोककालीन प्राकृत भाषा में रचा गया है। पाली और प्राकृत उस समय प्रचलित थी, तो इन अभिलेखों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। और भाषा प्राकृत है, लेकिन जो लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी है। लिपि और भाषा में अंतर होता है। भाषा जो आप यहाँ पर बोलते हैं, और लिपि का मतलब होता है लिखना। जो लेखनी आपकी होती है वो लिपि है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है और भाषा जो है वो हिंदी है, वैसे ही यहाँ पर प्राकृत भाषा थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित है। मतलब जो राहत कार्य उस समय अकाल पड़ने पर किए जाते थे, राजा के द्वारा चलाए जाते थे, उसका इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इसके बाद धार्मिक आधार पर जो भूमिदान का पहला साक्ष्य है, धर्म के लिए या धर्म के पर्पज से जमीन को दान करने का जो पहला प्रमाण है, वो मौर्योत्तर युगीन राजवंश, मतलब जो सातवाहन वंश यहाँ पर दिखाई देता है, उसके समय में प्राप्त होता है। उसके समय का जो अभिलेख है उससे ये जानकारी हमें मिलती है। यहाँ देख सकते हैं आप, जो धार्मिक आधार पे भूमिदान है उसका पहला साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? मौर्योत्तर, मतलब मौर्य युग के बाद वाला जो काल था। मौर्योत्तर यानी मौर्यों के उत्तर काल में। उत्तर का मतलब आगे का, अंतिम समय की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य एक तरह से उसका पतन हो गया था और छोटे छोटे राजवंश या जो विभिन्न बीच वाले श्रेणी के राजवंश हैं वो यहाँ पे उदित होने लगे थे। तो इसी में आते हैं सातवाहन, और सातवाहनों के अभिलेख से इस प्रकार की जानकारी मिलती है। जबकि जो मौर्यकालीन शासक हैं उन्होंने धार्मिक आधार पर कोई भूमिदान में नहीं दी थी। ये खास बात है। भूमिदान देने का जो प्रमाण है धार्मिक आधार पे, वो मौर्यकालीन शासकों के संदर्भ में नहीं मिलता है। और भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन भी नहीं प्राप्त होता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी की जमीन उठाकर दान में दे दी तो उसके एवज में कोई विरोध या विद्रोह यहाँ पे पैदा होता है। बगावत का उल्लेख यहाँ से नहीं मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि मौर्योत्तर काल में भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है धार्मिक पर्पज से, लेकिन जो मौर्य युग है उसमें जमीन को दान करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये चीजें हैं। इसके बाद भाग और बलि के बारे में कहा गया है, दोनों ही एक प्रकार के कर हैं। ये दोनों प्राचीन भारत में राजस्व कर होते थे, मतलब राजस्व के स्रोत होते थे। और अर्थशास्त्र से ये पता चलता है कि राजा पूरी जमीन का मालिक होता था और वह भूमि के उत्पन्न उत्पादन से, भूमि से जितनी उपज पैदा होती थी उसके एक भाग का अधिकारी होता था। ये बातें हमने पीछे रिवाइज की हैं, वही यहाँ दोहराई जा रही हैं। और वो भाग कितना होगा ये राजा तय करता था। मतलब कर का निर्धारण करने का काम राजा के डिपार्टमेंट के पास होता था और यही हिस्सा भाग कहलाता था। मतलब राजा का जो हिस्सा है उसी को भाग कहते थे। भाग का मतलब ही होता है हिस्सा। तो यह बलि जो है ये राजस्व था। इसके बाद मौर्यकालीन राजस्व आय के नाम, यहाँ पर कुछ आय के स्रोत दिए हुए हैं।
और ये किस समय के हैं? ये मौर्यों के समय के हैं। जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें पहला है दुर्ग, इसके बाद राष्ट्र, सेतु, ब्रज, सीता, उदक भाग और हिरण्य। ये किस प्रकार के कर है या राजस्व आय है, इन्हें देख लेते हैं। देखिए, दुर्ग जो होते थे ये नगरों से प्राप्त होते थे, मतलब नगरों से जो आमदनी होती थी राज्य की वह कहलाती थी दुर्ग। इसके बाद राष्ट्र, तो जनपदों से प्राप्त जो आय होती थी या आमदनी होती थी उसको यहाँ पर राष्ट्र कहा जाता था। सेतु, सेतु का मतलब वैसे तो पुल होता है, लेकिन यहाँ पर फल फूल और सब्जियों से प्राप्त जो आमदनी होती थी उसको यहाँ दर्शाया गया है। और ब्रज जो होता था ये पशुओं से प्राप्त आमदनी पर निर्भर था। सीता, सीता जो था ये क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, सरकारी जमीन जो होती थी उससे। इसके बाद उदक भाग, ये सिंचाई कर था। इस पर प्रश्न बनते हैं। उदक भाग जो था ये सिंचाई कर था और हिरण्य जो था ये नगद राजस्व था। हो सकता है कुछ वाक्य आपको दे दे और उसमें कुछ हेर फेर कर दे और पहचानिए कि इसमें से कौन सा गलत है या पहचानिए कि इसमें से कौन सा सही है, और उनका आधार जो है वो राजस्व आय के स्रोत हो। तो इन स्रोतों को ठीक से देख लीजिएगा। दुर्ग है, राष्ट्र है, सेतु है, ब्रज, सीता, उदक भाग और हिरण्य। हिरण्य जो था ये नगद राजस्व का कर था। यहां तक हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। सीताध्यक्ष के बारे में यहाँ कुछ सूचनाएं दी गई हैं, इसे देख लीजिए। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। सीता मतलब वही, यहाँ आप देख लीजिए, सीता का मतलब क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। और सीता शब्द जो है इसका मतलब होता है हल से खींची हुई रेखा। सीता जी का नाम इसीलिए सीता पड़ा क्योंकि राजा जनक जो थे ये वर्षा कराने के लिए हल जोत रहे थे। मतलब ऐसा वहां पे नियम चलाया गया था कि राजा अगर हल जोतेगा स्वयं आकर, राजा और रानी मिलकर, तो इससे क्या होगा? राज्य में वर्षा होगी और अकाल की जो स्थिति है वो दूर हो जाएगी। तो राजा जनक और उनकी रानी जो थी वो हल चला रहे थे और ऐसे में उनका जो हल है उसका फाल यानी जो नोक होती है, लकड़ी का हल आपने देखा है ना, ट्रैक्टर से आजकल जुताई होती है, तो पहले के समय में लकड़ी के हल से होती थी और उसमें बैल जो है वो जोते जाते थे। लेकिन उसकी जगह राजा और रानी अपने हाथ से उसको खींचकर जोत रहे थे। हल का जो शेप है वो कुछ इस टाइप का होता है, मतलब यहाँ से ऐसे बना हुआ होता है। तो इसकी जो नोक होती है वो मिट्टी को खोदती है और इसकी जो नोक थी वो जोतते जोतते एक स्थान पर आकर रुक जाती है और किसी चीज से टकराती है। तो राजा को आश्चर्य होता है, मतलब जनक जी को। तो वहां पर जब हटाया जाता है, मिट्टी वगैरह खुदाई होती है, तो उसमें से एक घड़ा निकलता है और घड़े के अंदर एक बच्ची रहती है जो कि सीता जी है। तो हल से खींची हुई रेखा सीता होती है और इसीलिए उनका नाम सीता रख दिया गया। तो ये कुछ बातें हैं। फिलहाल यहाँ पर रामायण की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर सीता शब्द आया इसलिए उल्लेख किया गया। मौर्य काल में जो सीताध्यक्ष होता था ये व्यक्ति होता था, एक डिपार्टमेंट का हेड होता था। अब कौन सा डिपार्टमेंट है? तो ये कृषि भूमि का अध्यक्ष था। जो खेती के योग्य खेतीहर जमीन थी उसका ये मुखिया होता था, अध्यक्ष होता था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य भी करता था। जबकि अग्रनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। ये जो शब्द आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? ये जिले के अधिकारी के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ आप देख लीजिए, अग्रनोमोई शब्द जो है ये जिले के अधिकारी को कहा जाता था। इसके बाद शुल्काध्यक्ष है। शुल्काध्यक्ष का काम क्या होता था? ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार के कर को वसूलने का काम करता था। मतलब व्यवसाय और व्यापार कर जो था उसकी वसूली का काम ये शुल्काध्यक्ष का था। और अक्राध्यक्ष, नीचे आप देख लीजिए, ये विभिन्न अध्यक्ष हैं। अक्राध्यक्ष जो था ये खानों पर नियंत्रण करता था। जो खदान होता था, मतलब खुदाई का काम जहां से चलता था, उसको ये नियंत्रित करने का काम करता था। ये कुछ चीजें हमने देखी। आपने शुरुआत में देखा है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से होता है। राजा तो यहाँ योग्य आते ही हैं, उसके साथ साथ यहाँ की जो जलवायविक और जो भू संपदा वाली परिस्थितियां हैं वो भी काफी अच्छी रहती हैं। यहाँ पर लोहे की प्राप्ति होती है और लोहा उस समय एक अनिवार्य आवश्यकता होती थी। तो यहाँ खदानें होती थी और उन खानों पर नियंत्रण करना आवश्यक होता था। तो उसके लिए यहाँ नियुक्त किया गया था अक्राध्यक्ष को। ये कुछ चीजें हमने देखी। अब इसके बाद मौर्य मंत्री परिषद को देख लीजिए। यहाँ पर राजस्व एकत्र करने का काम समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। मौर्यों की जो मंत्री परिषद थी इसमें राजस्व यानी जो टैक्स है उसको वसूलने का या कलेक्ट करने का काम समाहर्ता नाम का जो अधिकारी होता था वो करता था। और अंतपाल नाम का जो अधिकारी होता था वो सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखरेख करता था। दुर्ग का मतलब क्या? किले की बात की जा रही है, और वो भी कैसे? जो सीमाओं से लगे हुए हैं, सीमावर्ती। जबकि जो प्रदेष्टा होते थे वो विषयों पर कमिश्नरियों का, यहाँ आप देख लीजिए, विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। विषय का मतलब क्या? ये जिले जैसी चीजें हैं। तो यहाँ पर प्रदेष्टा का अधिकार होता था, कमिश्नरियां होती थी, वहां पर ये नियंत्रण रखता था। ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद मौर्ययुगीन अधिकारी, इसमें पौतवाध्यक्ष का नाम आता है। तो जो पौतवाध्यक्ष होता था ये तौल माप करने वाला अधिकारी होता था, मतलब माप तोल ऑफिसर होता था।
और जो पणियाध्यक्ष होता था ये वाणिज्य विभाग को संभालता था, जबकि जो सूनाध्यक्ष होता था ये बूचड़ खाने का प्रभारी होता था। मतलब कसाई घर को उसकी देखरेख का जिम्मा इसके पास होता था। मतलब कितने पशु एक दिन में बलि चढ़ाए जाएंगे उसका नियंत्रण करने का और देखरेख करने का जो जिम्मा था वो यहाँ पर सूनाध्यक्ष के पास था। इसके बाद यहाँ कुछ और चीजें दी हुई है। एक विचित्र शब्द यहाँ दिया हुआ है जो कि संस्कृत भाषा से निकला हुआ है। देख लीजिए, पंकोदक सन्निरोधे। विचित्र है ना। और यह था क्या? तो मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने और कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला कर था। यह कर नहीं था बल्कि ये एक तरह का जुर्माना था, मतलब दंड था, आर्थिक दंड था जिसको कि जुर्माना कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? तो पंक का मतलब होता है कीचड़, इसीलिए कमल को पंकज भी कहा जाता है। जो कीचड़ से उत्पन्न हो, कीचड़ से जन्म ले, वो है पंकज। तो इसलिए यहाँ पे पंकोदक यानी वही चीज है, कीचड़ उछालने के लिए यहाँ जुर्माना लगता था। कहने का मतलब यह है कि साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता था। अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाता था, और ये इसका प्रमाण है। पंकोदक सन्निरोध है, मतलब इसको अवरुद्ध करने का या रोकने का ये विधान था, और इसमें आर्थिक जुर्माना व्यक्ति के ऊपर आरोपित किया जाता था। इसके बाद भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मगध और सूत वर्गों का था। ये कुछ बातें हैं, मतलब कुछ ऐतिहासिक जो क्रियाकलाप थे उनको यहाँ पे कंठस्थ करने की बात कही गई है। कंठस्थ करने का मतलब क्या होता है? याद करना, उसे स्मरण रखना। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। गांवों के प्रशासन के बारे में यहाँ सूचनाएं दी गई हैं। तो गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात ये मौर्यों ने किया। गांव में स्वायत्त शासी पंचायतें होती थी, इनके पास अपने अधिकार होते थे और ये फैसले देने के लिए स्वतंत्र होती थी, और इसकी शुरुआत करने का जो श्रेय है वो मौर्यों को दिया जाता है। और हालांकि हम ये भी कहते हैं कि प्रशासन को ठीक प्रकार से शुरू करने का और व्यवस्थित करने का भी जो श्रेय है वो मौर्य वंशीय शासकों को ही दिया जाता है। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके पास कौटिल्य जैसा कुशल रणनीतिकार था। इसके बाद यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी, और मौर्य काल में ग्राम सभा का मतलब जो ग्रामीण मामलों को देखरेख करने वाली एक कमेटी, एक तरह की समिति हो, उसको कहते हैं ग्राम सभा। इसके अलग अलग सदस्य होते हैं जो कि गांव से संबंधित होते हैं, और संबंधित समस्याओं का फैसला सुनाने में ये जो मुखिया होता है उसका सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह जो ग्राम सभा होती थी यह गांव से संबंधित किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती थी, और इसका जो हेड होता था वो ग्राम प्रधान होता था, जिसे कि वहां पे मुखिया या जो मुख्य पुरुष है उसके तौर पे देखा जाता था। इसके बाद अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है कौटिल्य का, उसमें विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तलाक का जो वर्णन है वो आपने पीछे देखा था पिछले वाले वीडियो में। इसमें वही कहा गया है कि स्त्री का पति अगर बहुत समय तक बाहर रहता है या शारीरिक रूप से असमर्थ है तो स्त्री चाहे तो अपने पति का त्याग कर सकती है, मतलब उससे तलाक ले सकती है, विवाह विच्छेद कर सकती है। और ठीक वैसे ही पुरुष भी वही काम कर सकता है। अगर स्त्री बांझ निकल जाए, मतलब संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाए, या फिर किसी प्रकार से अयोग्य हो या व्यभिचारिणी हो, व्यभिचारिणी का मतलब चरित्रविहीन हो, तो इस प्रकार की परिस्थिति में जो पुरुष है वो दूसरा विकल्प खोज सकता है, यानी दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर सकता है और पहली पत्नी से अपने संबंध तोड़ सकता है। ये दोनों चीजें हैं। लेकिन मनुस्मृति में जो स्त्री का विवाह है उसे वर्जित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर स्त्री मर जाती है, किसी पुरुष की, महिला की मृत्यु हो जाती है और उसका पति जीवित है, तो ऐसी स्थिति में पति को फिर से विवाह करने की अनुमति दी गई है। ये मनुस्मृति का कथन है। यहां आप देख लीजिए, मनुस्मृति जो कि मनु महाराज के द्वारा लिखी गई कानून की किताब कही जाती है, इसमें 38वें खंड में यह कहा गया है कि अगर व्यक्ति की पत्नी मर जाती है तो वो फिर से शादी कर सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। और जो पुरुष जिसकी पत्नी मर जाती है उसे क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। और जिस स्त्री का पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं। तो जो विधवा है वो फिर से विवाह नहीं कर सकती, यानी स्त्री के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पुरुष के पास है। पुरुष अपनी मनमानियां कर सकता है। ये चीजें हैं। इसके बाद ये भेदभाव वाली परंपरा है, लेकिन मौर्यों के समय में ऐसा नहीं था। मौर्य जो थे, या अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है जो कि मौर्य युगीन समाज की एक झलक दिखाता है, उसमें दोनों ही के लिए बराबर प्रावधान किए गए थे। हालांकि इसमें ज्यादा फायदा उठाते थे पुरुष, महिलाएं यहां दब जाती थी। आगे देखते हैं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया है, यही चीजें हैं। और सैंड्रोकोर्ट्स, चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये यूनानी लेखक थे। और यूनानी लेखकों के अलावा उसमें और भी जो लेखक हैं उनका भी नाम जुड़ता है, लेकिन खास तौर पे यूनानियों ने, और बाद में जो विदेशी इतिहासकार हैं वो इसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मान्यता देते हैं। सैंड्रोकोर्ट्स जो शब्द है ये यूनानी भाषा का है,
और इसमें इसका शाब्दिक अर्थ वही होगा, चंद्रगुप्त के लिए। विलियम जोन्स ने सबसे पहले इसे चंद्रगुप्त के रूप में मान्यता दी थी। मतलब इन्होंने कहा कि जो सेंड्रो कोट्स शब्द ये बार बार यूज कर रहे हैं वो असल में चंद्रगुप्त के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। और बिंदुसार को इन्होंने अमित्र चेट कहा है, यानी अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब क्या, वही शत्रुओं का विनाश करने वाला। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे वो चाणक्य थे, और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के ही नहीं बल्कि उनके बेटे बिंदुसार के भी समय में प्रधानमंत्री या पूरे प्रशासन का जो मूल कंट्रोल था, नियंत्रण था, वो चाणक्य के हाथ में था। बाद में चाणक्य की हत्या हो जाती है बिंदुसार के ही जीवन काल में, और अशोक जब राजा बनता है तो उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं राधागुप्त। राधागुप्त ने अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में सहयोग दिया था। आपने देखा कि बिंदुसार जो है वो अपने बेटे सुशीम को उत्तराधिकारी घोषित करता है, अशोक से वो नाराज रहता है, हालांकि योग्यता अशोक के पास रहती है। तो इस वजह से अशोक को काफी संघर्ष करना पड़ता है सिंहासन प्राप्त करने के लिए, और अंत में अपने 99 भाइयों को मारकर वो सिंहासन पर बैठता है। यानी लंबा संघर्ष, मार काट उसे करनी पड़ती है। और यही वजह थी कि उसकी प्रवृत्ति जो है वो हिंसक हो जाती है। उसे पिता का पर्याप्त स्नेह नहीं मिलता है, सिर्फ माता का स्नेह मिलता है, और इस वजह से वो एकदम से बगावती हो जाता है। बाद में उसे अपनी जो हिंसा वाली प्रवृत्ति है उसका पछतावा होता है। तो ये चीजें हैं। फिलहाल राधागुप्त ने अशोक को सपोर्ट किया था, और इस वजह से अशोक के समय में वही जब वो सिंहासन पर बैठता है तो प्रधानमंत्री बनते हैं। आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सपोर्ट किया था, चाणक्य ने ही उसे बनाया था। मतलब उसका निर्माण एक तरह से आचार्य चाणक्य ने किया था, तो इसलिए वो एहसानमंद था उनका। और अंत में सर्वे सर्वा जो है वो चाणक्य रहते हैं, और सामने से शासन करने का जो अधिकार है, दायित्व है, वो चंद्रगुप्त के पास होता है। ये चीजें हमने देखी। अब इसके बाद अंतिम जो मौर्य शासक है वो बृहद्रथ है, और बृहद्रथ की हत्या उसका सेनापति कर देता है, और सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और यहां से पड़ती है शुंग वंश की नींव। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। और कब की जाती है, तो यहां देख लीजिए हत्या कब की गई थी। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति, माफ कीजिएगा ये पीडीएफ जो है ये डांस करने लग रहा है बीच में, सॉरी इसके लिए। देखिए, बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी 184 ईसा पूर्व में, ठीक है। और 184 ईसा पूर्व में जब ये हत्या करता है तो हत्या करने का उद्देश्य क्या है, इसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। ये खुद राज करना चाहता था, और बृहद्रथ उतना योग्य नहीं था, ये कूटनीतियों को समझ नहीं पाता है, और ऐसे में ये मार के इस समय सिंहासन पर आरूढ़ होता है। इसके बाद दक्षिणी बिहार का जो गया जिला है, गया जिला जो है ये गया वाला क्षेत्र, ये जिला है असल में वर्तमान में, और इसकी लोकेशन अगर आप देखिएगा तो ये दक्षिणी बिहार है। यहाँ पर एक बराबर नाम की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, उसमें कुल 4 गुफाएं स्थित हैं। बराबर की पहाड़ियां इन्हें कहा जाता है। कुल 4 गुफाएं यहाँ पे हैं, जिसमें से कि 3 गुफाएं जो हैं उनकी दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं, अर्थात खुदे हुए हैं। उत्कीर्ण का मतलब क्या, उकेरे गए हैं। और इनमें अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए, साधु या भिक्षु या अनुयायी आप कह सकते हैं, इनके निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का जो विवरण है वो प्राप्त होता है। मतलब अशोक ने गुफाएं बनवाई, पत्थर को कटवा के तराश कर उसमें गुफाओं का निर्माण करवाया, और उसे आजीवक संप्रदाय के जो साधु थे या सन्यासी थे उन्हें गिफ्ट कर दिया। इस प्रकार का प्रावधान पहले भी हमने देखा है। गौतम बुद्ध को बहुत सारे जो विहार हैं वो उपहार में प्राप्त होते हैं, अलग अलग, जैसे लिच्छवी लोग भेंट करते हैं, और मगध के जो राजा हैं वो भी भेंट करते हैं। तो यहाँ भी अशोक के द्वारा इस प्रकार का जो क्रियाकलाप है वो किया जाता है। 3 गुफाओं का उसने निर्माण करवाया, और उसमें दीवारों पर इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि अशोक ने इन्हें, जो आजीवक संप्रदाय के सन्यासी हैं, उन्हें दे दिया था। इसके बाद चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल यानी 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच वाला जो समय है उससे ये माना जाता है। मतलब ये उसी से संबंधित है। और इन गुफाओं में जो उत्कीर्ण अभिलेख हैं वो 3री सदी ईसा पूर्व के हैं। ये कुछ बातें हैं, इनका जो समय है उसको याद रखिएगा, जो डेट है ना वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद कालसी, गिरनार, कलसी भी इसे कहा जाता है, कालसी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। गिरनार और मेरठ, यहाँ के जो अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में है। याद रखिएगा, लिपि पूछी जाती है। तो कलसी अभिलेख, गिरनार अभिलेख और मेरठ का अभिलेख, ये सब किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। और भाषा क्या है, भाषा बताइएगा। और इसके बाद अशोक का इतिहास हमें मुख्य रूप से अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। जो अभिलेख ढेर सारे हमें मिले हैं, एक के बाद एक अभिलेख बहुत सारे मिले हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख, बहुत कुछ मिला है। तो उन सब से हमें अशोक के इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है। अब जो अभिलेख हैं ये इतनी ज्यादा मात्रा में मिले कि इनका विभाजन करना पड़ा। मतलब इन्हें ठीक प्रकार से समझने के लिए 3 वर्गों में बांटा गया। तो अशोक के अभिलेख जो है उसमें शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। जो शिलालेख है उसमें 2 प्रकार के शिलालेख मिले हैं।
एक छोटा शिलालेख और एक बड़ा शिलालेख। जो दीर्घ वाला है वो लंबा चौड़ा है यानी बड़ा है, उसका आकार बड़ा है, और जो लघु शिलालेख है वो छोटा सा है। इसी प्रकार से जो स्तंभ लेख है उसमें भी दो श्रेणियां थी, एक बड़ा वाला स्तंभ लेख था और एक छोटा वाला स्तंभ लेख था। और गुहा लेख यानी गुफाओं के अंदर जो उत्कीर्ण किए गए अक्षर थे वो भी प्राप्त हुए हैं। जैसे आपने देखा कि ये पहाड़ी में जो बराबर की पहाड़ियों में काट कर शैलाश्रय बनाए गए थे और आजीवक संप्रदाय को भेंट किए गए थे, तो उसमें भी लेखनी प्राप्त हुई है, अंदर उत्कीर्ण किया गया है और उससे विवरण मिलता है कि अशोक ने यह सब काम किया था। तो इस प्रकार के जो गुहा लेख है, गुहा का मतलब होता है गुफा, केव, तो उस प्रकार के गुहा लेख भी प्राप्त हुए हैं। और ये जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनसे हमें अशोक के इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है। तो आइए देखते हैं दीर्घ शिलालेखों के बारे में। यहाँ नक्शा भी दिया है और नक्शे के साथ साथ जो सूचनाएं हैं, स्थानों की सूचनाएं हैं, वो भी दी हुई है। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है। शिलालेख का मतलब क्या होता है? शिला मतलब होता है चट्टान या पत्थर, और लेख मतलब लिखी हुई चीज, स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर चट्टानों पर यह स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हम लोग लिखने के लिए जो कागज है उसका इस्तेमाल करते हैं, कागज और पेन, लेकिन उस समय में खोदा जाता था, पत्थरों पे इसे गोद दिया जाता था क्योंकि ये ज्यादा स्थायी होता है। कागज पर अगर आप लिखेंगे, मान लीजिए उस समय तो कागज का प्रचलन ही नहीं था, लेकिन भोजपत्र पे लिखते थे, भोजपत्र उस समय लिखने के लिए इस्तेमाल होता था, तो वह इतना टिकाऊ नहीं होगा। और पत्थर पर अगर आप कोई चीज उकेर दीजिएगा तो वो ज्यादा समय तक रहेगी। और इन राजाओं का उद्देश्य भी यही था कि लोग लंबे समय तक उनके बारे में जाने, और जान भी रहे हैं। तो शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। 8 अलग अलग स्थानों से ये मिले हैं। तो सोचिए इन्हें जुटाने में कितना संघर्ष, मतलब कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। पहले इनके नाम देख लेते हैं और उसके बाद इनकी जो स्थिति है उसे नक्शे के माध्यम से देख लेंगे। तो शाहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कलसी है जिसका नाम आपने देखा, ये देहरादून मतलब उत्तराखंड वाला हिस्सा है। इसके बाद गिरनार है, धौली है, जौगढ़ अभिलेख है, एरागुडी अभिलेख है और सोपारा अभिलेख है। जो शाहबाजगढ़ी है ये पाकिस्तान में चला गया है, पहले इंडिया में था, अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो पुरुषपुर वाला हिस्सा है यानी पेशावर, वहां पे ये प्राप्त होता है और खरोष्ठी लिपि में है। इसकी जो लिपि है वो खरोष्ठी है। मानसेहरा अभिलेख जो है ये पाकिस्तान में चला गया है, हजारा वाला हिस्सा, और यह भी खरोष्ठी लिपि में है। ये सब पश्चिमी वाले हिस्से, मतलब पश्चिम वाले भाग के अभिलेख हैं और इन पर खरोष्ठी लिपि का ज्यादा प्रभाव है, ये उसी में प्राप्त होते हैं। इसके बाद कलसी अभिलेख है, ये देहरादून जिले में है। देहरादून जिला मतलब क्या, उत्तराखंड की बात की जा रही है। इसके बाद गिरनार अभिलेख है, ये जूनागढ़ के पास है, गिरनार की पहाड़ियां हैं वहां पे ये उत्कीर्ण है। धौली अभिलेख है, ये पुरी में है। जौगढ़ अभिलेख जो है ये उड़ीसा का जो गंजाम जिला है वहां पर पाया जाता है। और एरागुडी अभिलेख ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है, जबकि सोपारा अभिलेख ये महाराष्ट्र का जो थाना प्रांत है वहां से प्राप्त होता है। माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र प्रांत है, प्रांत का मतलब प्रदेश होता है, और यह जो थाना है ये क्या है, जिला है। तो यहां से ये सोपारा अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये तो आपने नाम देखे और इनका जो मुंह जबानी लोकेशन थी उसको देखा। अब यहां पर स्थिति नक्शे के द्वारा देख लीजिए, देखिए, इसे जूम कर लेते हैं। ये पूरा हमारा भारत है और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर संयुक्त भारत को हम देखेंगे, भारत की जो उस समय की स्थिति थी उस आधार पे देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति के जो स्थल हैं वो यहाँ दर्शाए गए। और इसमें जो संकेत है उसको पहले समझ लीजिए। किसी भी मानचित्र को अगर आप ठीक प्रकार से समझना चाहते हैं तो उसके संकेतों को पहले देखना चाहिए कि कौन सा जो बिंदु है या कौन सी जो रेखा है वो किस बात को व्यक्त कर रही है। तो जो लाल बिंदु है, रेड कलर का जो डॉट है, वो अभिलेखों की प्राप्ति के स्थान को दर्शाएगा, और जो काले रंग का डॉट है वो महत्वपूर्ण नगर, जो मौर्यकालीन महत्वपूर्ण नगर थे उनकी स्थिति को दर्शाएगा। तो पहले लाल वालों को ही देख लेते हैं, क्योंकि लाल रंग के जो बिंदु हैं वो हमें अभिलेखों की प्राप्ति के स्थानों को दर्शाने वाले हैं, जिन्हें कि हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ देख लीजिए, मानसेहरा, पहले पश्चिम से ही शुरू करते हैं। ये लंपक वाला क्षेत्र है, यहाँ से अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा कंधार है और मानसेहरा है, शाहबाजगढ़ी है, इनकी लोकेशन यहाँ पे है, ये आपने देखा। इसके बाद इसे और जूम कर लीजिए और देखिए यहाँ पे कलसी और मेरठ वाला पोर्शन है। ये जितने भी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, टोपरा है, इसके अलावा ये दिल्ली वाला एरिया है, ये कलसी है, ये मेरठ है। तो ये वाला हिस्सा मतलब ये यूपी और दिल्ली का पोर्शन है। तो यहां से मिले हैं अशोक के अभिलेख। इसके बाद और नीचे आइए, देखिए रामपुरवा वाला क्षेत्र एकदम ये बॉर्डर है। इसके बाद लुम्बिनी, नेपाल वाला हिस्सा, और ये लौरिया है, लौरिया से भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद कौशाम्बी, सारनाथ, यहाँ से तो मिले ही हैं, यहाँ तो मुख्य केंद्र भी माना जाता है। इसके बाद गुज्जर है, रूपनाथ है, ये सब नाम है, यहाँ से अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। जितने लाल बिंदु आप देख रहे हैं इन्हें ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सांची है, पनगुरिया है,
गिरनार यहाँ पे देख लीजिए, इसकी लोकेशन यहाँ है गिरनार की। सुपारा यहाँ एकदम किनारे पर है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। कलिंग आप देख लीजिए, कलिंग और जौगढ़ वाला एरिया, यहाँ से भी अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, ये देखिए। और फिर नीचे आइए, दक्षिण भारत वाला पोर्शन, तो यहाँ सुपारा के बाद सन्नाटी है, सन्नाटी यही दक्षिण भारत वाले हिस्से में। मस्की है, येरागुडी जो आपने देखा था वो यहाँ पर स्थित है। ब्रह्मगिरी इसके ठीक नीचे है, यहाँ पर पास में ही। तो ये सब जो लोकेशन है ये हमें दर्शा रही है कि अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति यहाँ से हुई है। ये सब देखा, यहाँ पैमाने के आधार पर नहीं दर्शाया गया है, बस एक लोकेशन जो स्थिति है वो आपको सही ढंग से प्रस्तुत की गई है। इसके बाद जो काले बिंदु है उन्हें देख लीजिए। जो काले बिंदु है वो किस बात को दर्शा रहे हैं? यहाँ आप देख सकते हैं, यह महत्वपूर्ण नगरों को दर्शा रहे हैं। महत्वपूर्ण नगर का मतलब यह है कि हम मौर्यकालीन नगरों की बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, यहाँ शुरुआत करते हैं उत्तर से, मतलब उत्तर दिशा से। तो तक्षशिला है, ये महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था मौर्य साम्राज्य के समय में। इसके बाद पाटलिपुत्र है, ये तो महत्वपूर्ण था ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इसके अलावा उज्जैन भी, उज्जैन उस समय का महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था। और नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर कोई भी जो काला बिंदु है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि महत्वपूर्ण नगरों के तौर पे सिर्फ 3 को ही यहाँ अंकित किया गया है। तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है और उज्जैन है। 3 आप यहाँ देख रहे हैं, तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है और उज्जैन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आप देख लीजिए, धौली और जौगढ़ के जो शिलालेख थे, धौली का शिलालेख और जौगढ़ का शिलालेख, इस पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। मतलब ये तीनों ही जो नंबर के शिलालेख हैं वो यहाँ पर नहीं खोदे गए हैं। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं, मतलब 2 नए प्रकार के थोड़ा अलग टाइप के जो लेख हैं वो यहाँ से मिलते हैं। और इसी वजह से इन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन के नाम से भी जानते हैं। पृथक का मतलब होता है अलग, तो ये अलग थे, मतलब जो क्रम चल रहा था अशोक के शिलालेखों और स्तंभ लेखों का, उसमें ये सम्मिलित नहीं थे, ये अलग से लिखे गए थे। इसी कारण पृथक कलिंग प्रज्ञापन के तौर पर इसे देखा जाता है। अगर आप इंग्लिश में देखिएगा तो सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स, इस रूप में इसे कहा जाता है। ये आपने देखा। अब इसके बाद अशोक के जो दीर्घ शिलालेख थे उसमें 1 से लेकर 14 तक का जो नंबर है लेखों का, उन्हें हम देखेंगे, मतलब नंबर उनका देखेंगे और उसके अंदर लिखा क्या है, वह किस विषय पर लिखे गए हैं, किस चीज को केंद्र बनाकर उत्कीर्ण किए गए हैं, ये देखना है। तो जो प्रथम लेख था, पहला जो दीर्घ शिलालेख था, वह जीव हत्या निषेध के बारे में था। इस पर हमने चर्चा कर ली है। जीवों की हत्या पर निषेध तो नहीं, लेकिन एक नियंत्रण किया गया था। पहले जहां सैकड़ों की संख्या में जीवों को मारा जाता था, वहां पर अब सिर्फ 3 को ही मारा जाएगा, मतलब 2 मोर और 1 हिरन, इस प्रकार से। इसके बाद द्वितीय लेख जो था, इसमें चिकित्सा की व्याख्या की गई थी, मतलब दवा इलाज के बारे में जो वर्णन था वो द्वितीय लेख में प्राप्त होता है। इसके बाद तृतीय को देख लीजिए, जो तीसरा वाला था, इसमें राज्य का दौरा करने का आदेश था। राज्य को घूम घूम कर देखना कि वहां पर कौन सी समस्याएं हैं, या प्रजा से मिलकर उनके मन की बात को समझना। किसी भी राजा के लिए उसकी प्रजा से जुड़ा होना आवश्यक होता है। अगर वो अपनी प्रजा से लगातार संपर्क में नहीं रहेगा तो उसका राज्य बहुत समय तक चल नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर राज्य का दौरा करने का जो आदेश है वो दिया गया है। इसके बाद आप तृतीय के बाद चतुर्थ को देख लीजिए। यहाँ पर धम्म घोष की घोषणा की गई। धम्म का मतलब होता है धर्म, तो धर्म का उद्घोष यहाँ पर करने की घोषणा की गई है। और जो 5वां लेख है, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और यह धार्मिक विषयों की देखरेख करते थे, मतलब धम्म की स्थापना करना अर्थात धर्म की स्थापना करना, उसमें इनका सहयोग होता था। और जो 6वां शिलालेख है, माफ कीजिएगा, ये 6वां जो दीर्घ शिलालेख है, इसमें तीव्र गति से कार्य का संपादन करना, किसी भी काम को तेज गति से करना, मतलब धीमी और सुस्त रफ्तार यहाँ नहीं चाहिए, इस प्रकार का वर्णन किया गया था। और जो 7वां लेख है, 7वां वाला जो है, इसमें क्या है, सभी संप्रदाय के लोगों को सब जगह निवास करने की आजादी, मतलब यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना है वो परिलक्षित हो रही है, दिखाई पड़ रही है। इसमें यह कहा गया है कि संप्रदाय चाहे कुछ भी हो, लोग जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं भी रह सकते हैं और अपने हिसाब से जीवन यापन कर सकते हैं। इसके बाद जो 8वां लेख था, इसमें कहा गया कि धम्म यात्रा का प्रारंभ होता है और ये शुरुआत कहाँ से होती है, बोध गया से होती है। धर्म यात्रा शुरू होती है और धर्म यात्रा का जो शुभारंभ है वो बोध गया नामक स्थान से होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी, तो इस एवज से यहाँ से ये शुरुआत की जाती है। इसके बाद जो 9वां लेख है, इसमें शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, किस प्रकार का आचरण मनुष्य को करना चाहिए और किस प्रकार का आचरण राजा को शोभा देता है, इसका बकायदा उल्लेख इसमें किया गया है। इसके बाद जो 10वां शिलालेख है, 10वां वाला जो अभिलेख है, उसमें यह कहा गया है कि यश और कीर्ति की जगह धर्म
ये प्रबल है। राजा को यश और कीर्ति जुटाने से बेहतर ये काम करना चाहिए कि वो धम्म की स्थापना करे, क्योंकि अशोक ने दोनों करके देख लिया था। अशोक ने अपने जीवन के पहले भाग में, इसके जीवन के दो हिस्से थे, एक तो शुरुआती जीवन था जो कि पूरी तरह से हिंसा से भरा हुआ था, मारकाट और तरह तरह की जो हत्या थी वो इसने की थी सिंहासन की प्राप्ति के लिए या राज्य के विस्तार के लिए। लेकिन बाद में इसे अपनी गलती का एहसास होता है और ये महात्मा बन जाता है, मतलब एकदम से साधु सन्यासी बन जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से इसके जीवन में दो प्रकार के अलग अलग विरोधाभास दिखाई देते हैं और दोनों को करके इसने देख लिया था। इसने यश और कीर्ति भी बटोरनी चाहिए राजा के तौर पे, और बाद में इसने धम्म की स्थापना करने का निर्णय लिया। तो इसे ये लगा कि धम्म की स्थापना या धम्म का पालन करना, अर्थात धर्म की स्थापना करना और धर्म का पालन करना, यही ज्यादा सुकून देने वाला है, ये राहत देने वाला काम है। और इसीलिए इसने कहा कि यश और कीर्ति की जगह धम्म पर बल दिया जाए। इसके बाद जो 11वां लेख है, यहां तक धम्म शब्द का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ये असल में है क्या, ये व्याख्या नहीं की गई थी, मतलब बताया ही नहीं गया था कि धर्म क्या है, कौन से धर्म का पालन करना है और कौन से धर्म को सुरक्षित करना है। तो धम्म की बकायदा जो व्याख्या है वो हमें 11वें लेख से प्राप्त होती है, यहां पर उसे एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद धार्मिक सहिष्णुता पर काफी बल दिया गया था और उसका प्रमाण है 12वां लेख। कलिंग विजय का उल्लेख हमें 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा, इस पे प्रश्न बन चुके हैं और आते रहते हैं। इसके बाद जो 14वां लेख है, इसमें धार्मिक जीवन जीने पर बल दिया गया है, मतलब मनुष्य को धार्मिक जीवन जीना चाहिए और इस वजह से वो बुराइयों से दूर रहता है, ये सब वर्णन यहाँ पर किया गया है। और लिपिकारों की भूल के कारणों का उल्लेख है, मतलब जो लिपिकार है उनसे जो अशुद्धियां हुई हैं उसके कारणों को यहाँ बकायदा बताया गया है और उसका पूरा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये सब हमने लेखों के बारे में देखा जिनकी संख्या है 14। ये टोटल 14 है और ये हैं क्या, तो ये दीर्घ शिलालेख है 1 से लेकर 14 तक। इसके बाद लघु शिलालेखों को देख लीजिए। अशोक के बारे में जानकारी हमें जो अभिलेख है उन्हीं से मिलती है, और यह जो अभिलेख है यह विभिन्न प्रकार के हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कुछ गुफाओं के अंदर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जो छोटे वाले शिलालेख हैं उनके बारे में देख लीजिए। लघु शिलालेख यह जो है ये अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी देते हैं, उसका जो पर्सनल अपना लाइफ साइकिल था उसकी यहाँ से सूचना मिलती है। लघु शिलालेखों के यहाँ नाम दिए हुए हैं, नाम का मतलब यह है कि स्थान का नाम दिया है, जहां पर ये प्राप्त हुए हैं उसके उस स्थान के नाम के आधार पे यहाँ नामकरण किया गया है। तो रूपनाथ है, गुर्जरा है, सहसाराम है। इसके बाद भब्रू या बैराट है, ये एक ही है, भब्रू या बैराट आप कह लीजिए। इसके बाद मस्की है, फिर ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है, जटिंग रामेश्वर है, एरगुडी है, गोविमठ है या गोविंद मठ इसे कहा जाता है, और पालकी गुंडू है। ये कहां पर मिले हैं ये देख लीजिए। तो देखिए रूपनाथ अभिलेख जो है, मतलब ये लघु शिलालेख है, इसकी प्राप्ति मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से हुई है। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर जिला है वहां से ये मिला है। इसके बाद गुर्जरा भी मध्य प्रदेश से ही प्राप्त हुआ है, दतिया जिले से। सहसाराम ये बिहार से मिला है, बिहार का जो शाहाबाद जिला है वहां से ये प्राप्त हुआ है। भब्रू या बैराट अभिलेख ये राजस्थान से मिला है। बैराट शब्द जो है ये विराट का बिगड़ा हुआ रूप है, और विराट नगर ये महाजनपद के रूप में वहां स्थापित था, तो उसी का ये बिगड़े नाम के तौर पे संबोधित किया गया है। बैराट अभिलेख इसे कहा जाता है और भब्रू भी कहा जाता है। ये जयपुर जिले से प्राप्त हुआ है। इसके बाद मस्की है, मास्की या मस्की, ये कर्नाटक का रायचूर जिला जो है वहां से मिला है। आगे चलते हैं, ब्रह्मगिरी को देख लीजिए। तो ब्रह्मगिरी जो लघु शिलालेख है उसकी प्राप्ति मैसूर के चित्तदुर्ग या चित्तलदुर्ग नामक जिले से हुई है। इसके बाद सिद्धपुर है, ये कर्नाटक में है। जटिंग रामेश्वर ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में यहाँ आपने देखे कि 3 है। इसके बाद एरगुडी है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में इसकी लोकेशन है। और गोविमठ ये मैसूर में है, मैसूर में कोब्बल नाम का एक स्थान है, वहां से ये पाया गया। और पालकी गुंडू ये भी कर्नाटक में है। तो कर्नाटक से बहुत सारे जो लघु शिलालेख हैं उनकी प्राप्ति हुई है, ये आपने देखा। इसके अलावा मैसूर और छिटपुट बिहार, इसके अलावा मध्य प्रदेश से यहाँ पर 2 प्राप्त हुए हैं। ये सब हम देख रहे हैं, इनका स्थान देख रहे हैं और इनका जो नाम है, स्थान का नाम है, उसको देख रहे हैं। ये सब छोटे छोटे शिलालेख हैं और इनका संबंध अशोक के व्यक्तिगत जीवन से है। ये चीजें हमने देखी। कुछ और भी है, यहाँ पर कुछ शेष बच गए थे, उसको भी देख लीजिए। राजुल मंडगिरी है, यह भी आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कुर्नूल जिला जो आंध्र प्रदेश का है वहां से मिला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ से अहरौरा जो लघु शिलालेख है उसकी प्राप्ति हुई है, और यह मिला कहां से है, मिर्जापुर जिले से। अहरौरा शिलालेख जो कि लघु शिलालेख है, इसकी प्राप्ति मिर्जापुर जिले से हुई है। इसके बाद सारोमारो है, यह शहडोल जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है।
इसके बाद नेतूर है, नेतूर ये मैसूरू या मैसूर वाले क्षेत्र से मिला है। उडेगोलन है, ये बेल्लारी यानी कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वहां से प्राप्त हुआ है। पनगुडरिया है, यह सीहोर, सीहोर कहाँ पे है, एमपी में है, यहाँ से मिला है। और अंत में सन्नाती या सनाती इसे कहा जाता है, ये गुलबर्गा से मिला है। गुलबर्गा मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कर्नाटक के बारे में। तो बहुत सारे क्षेत्र हमने देखे और यहाँ से अशोक के लिए या अशोक के काल के छोटे छोटे जो शिलालेख हैं उनकी प्राप्ति हुई है, जिसे कि यहाँ पर लघु शिलालेख के तौर पे वर्णित किया गया है। ये चीजें हमने देखी। अब इसके बाद 1879 की ये बात कही गई है और इसमें कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने अशोक के लेखों का एक संग्रह जिसका नाम था कार्पस इंस्क्रिप्शनम, इसका पूरा नाम देख लीजिए, कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, इसमें पूरा वर्णन जो है वो प्रकाशित किया है। ये व्यक्ति कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। इनका नाम कोई मतलब एकदम से गुमनाम तो है नहीं, आप जानते हैं इनके बारे में। तो 1879 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अशोक के जितने भी लेख प्राप्त हुए थे उनको एक जगह कंपाइल किया, उसका संग्रह किया और संग्रह को एक किताब के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में प्रकाशित किया और उस दस्तावेज का नाम था कार्पस इंस्क्रिप्शनम या इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। ये चीजें तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम यह किस प्रकार की रचना है? तो यह पुरातात्विक रचना है और इसका संबंध है अशोक के लेखों से। और इसके जो लेखन करता है, इसके जो संकलन करता है, लेखन करता नहीं कहा जा सकता, तो जो संकलन करता है वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये सब हमने देखा। अब इसके बाद अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो यहाँ चर्चा का विषय है। ये विभिन्न स्थानों से मिले हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। किसके समय में ये लाए गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हें स्थानांतरित भी किया गया है, तो इस मायने में भी ये खास है। मेरठ का जो स्तंभ लेख है ये मेरठ से मिला है, नाम से स्पष्ट है, यहाँ ज्यादा माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर आया, इसकी प्राप्ति मेरठ में हुई है लेकिन इसे दिल्ली पहुंचाया गया, मेरठ से दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ऐसा किया गया और फर्रुखशियर के शासनकाल में यह खंडित हो गया या कर दिया गया, ये कोई नहीं जानता, लेकिन यह टूट जाता है। इसके बाद टोपरा स्तंभ लेख है, नाम से इसका जो स्थान है वो परिलक्षित होता है। टोपरा एक गांव का नाम है, उसी के नाम के आधार पे इसे टोपरा स्तंभ लेख के तौर पे वर्णित किया जाता है। और ये है कहाँ पे? तो ये हरियाणा में, मतलब ये हरियाणा से प्राप्त हुआ है। हरियाणा में है नहीं वर्तमान में ये कहाँ पर है? दिल्ली में। यमुनानगर हरियाणा से इसकी प्राप्ति हुई थी और फिरोज शाह तुगलक ही इसे दिल्ली पहुंचवाता है, मतलब दिल्ली स्थानांतरित करवाता है। इसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख, ये काफी खास है। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां से मिला है और अकबर द्वारा इलाहाबाद जिले में लाया गया। मतलब कौशाम्बी से इसकी प्राप्ति हुई है लेकिन बाद में अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद में पूरी तरह से बाकायदा प्रतिष्ठित किया गया। इसके बाद लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है, ये चंपारण जिले से प्राप्त हुआ है। चंपारण सत्याग्रह याद आ गया होगा आपको, तो ये बिहार से मिला है और इसमें मोर का चित्र बना हुआ है, मयूर का चित्र अंकित है, ये खास बात है। तो कौन से अभिलेख में या कौन से स्तंभ लेख में क्या बना है ये भी मायने रखता है। इसके बाद रामपुरवा स्तंभ लेख है, यहाँ से दो मिले हैं। रामपुरवा वाला जो क्षेत्र है यहाँ से दो स्तंभ लेखों की प्राप्ति हुई है। एक स्तंभ लेख जो है वो लेखा विहीन है और लेखायुक्त स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है, मतलब सिंह का जो चित्र है वो खोदा गया है, शेर का चित्र। वर्तमान में ये राष्ट्रपति भवन में स्थित है, रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन जो है वहां पर ये स्थित है। और लेखा विहीन स्तंभ पर वृषभ या बैल की जो आकृति है वो भी उत्कीर्ण है। वृषभ या बैल एक ही चीज है, तो इसकी आकृति यहाँ पर खुदी हुई है। ये कुछ बातें हैं। तो रामपुरवा जो स्तंभ लेख है ये दो स्तंभ लेखों में बटा हुआ है। इसके बाद रुम्मिनदेही है, तो रुम्मिनदेही स्तंभ लेख जो है ये सबसे छोटा है। इसकी खास बात यही है कि ये सबसे छोटे आकार का है। शासनादेश का जो विषय है वो आर्थिक है। इसके अलावा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ है इस बात का प्रमाण भी हमें रुम्मिनदेही अभिलेख से ही प्राप्त होता है। मतलब रुम्मिनदेही जो स्तंभ लेख है उससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि यह जो है यह बुद्ध के जन्म के स्थान को यहाँ प्रमाणित करता है और यह रुम्मिनदेही नेपाल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद सांची स्तंभ लेख की अगर चर्चा की जाए तो यह रायसेन जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और रानी का अभिलेख या कौशाम्बी स्तंभ लेख भी इसको कहा जाता है, यह इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। और अशोक की रानी कारुवी या कारुवा, इन्हें कारुवाकी भी कहा जाता था, कई नामों से इनका उल्लेख प्राप्त होता है, वैसे आप कारुवाकी ही जानिए। तो यह जो रानी थी और इनका बेटा था तीवर, इसका वर्णन यहाँ से प्राप्त होता है। तो अशोक के परिवार के विषय में, उसकी वंशावली के विषय में यहाँ से जानकारी मिलती है। कुल मिलाकर ये 8 है और 8 स्तंभ लेखों को आपने देखा, ये अलग अलग स्थानों पर थे और वहां से हटाए भी गए हैं,
मतलब वहां से स्थान इनका छुड़वाकर इन्हें किसी विशिष्ट स्थान पर स्थापित किया गया है। इन्हें आपने देखा। अब इसके बाद जो अभिलेखों की खोज करता है, इन अभिलेखों को जो कि पूरे भारत में बिखरे हुए थे, इन्हें खोजना आसान नहीं था। तो खोजने वाले लोगों का नाम यहाँ उल्लिखित करना अनिवार्य हो जाता है, कब खोजा गया और किसने खोजा। तो देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख ये लिखे हुए हैं, यहाँ सारणी जैसा बना हुआ है। एक तरफ अशोक के शिलालेख लिखे हैं, एक तरफ खोज करता है बीच में, और एकदम किनारे पर ये सन दिया हुआ है, यानी वर्ष दिया है कि कब खोजा गया। तो देख लीजिए, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख ये पहला है, और इसके जो खोज करता है वो पेड्रे टिफिन थेलर हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख ये पेड्रे टिफिन थेलर का है, और सन इसका है 1750, मतलब 1750 में से खोजा गया था। इसके बाद दिल्ली टोपरा है, ये कैप्टन पोलियर के द्वारा खोजा गया था। इसके जो खोज करता है वो कैप्टन पोलियर है, 1785 में से खोजा गया था। इसका जो सन है वो 1785 है, मतलब सबसे पहले कौन खोजा गया, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इसका जो सबसे पुराना सन है वो आप देख रहे हैं 1750। इसके बाद बराबर और नागार्जुनी गुफा, इनके जो खोज करता है वो हैरिंगटन है। हैरिंगटन नाम के जो इतिहासकार थे उन्होंने इसे खोजा था, और 1785 में ये भी खोजा गया था, मतलब दो जो है वो 1785 में खोजे गए हैं। इसके बाद बीच में एक लंबा गैप है। फिर गिरनार शिलालेख को आप देख रहे हैं, तो गिरनार शिलालेख जो है ये लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड के द्वारा खोजा गया था। इसका जो सन है वो 1822 है। इसके बाद इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है ये टी.एस. बर्ट के द्वारा खोजा गया था 1834। शहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो एक फ्रांसीसी ऑफिसर ने खोजा था, नाम यहाँ स्पष्ट नहीं है, ये फ्रांस का था, मतलब फ्रांसीसी था, और 1836 इसका सन है। इसके बाद धौली है, धौली का जो शिलालेख है इसे खोजने वाले जो खोजकर्ता थे वो किट्टो थे, नाम अच्छा है, और 1837 में इसे खोजा गया था। इसके बाद कैप्टन बर्ट के द्वारा जो भब्रू अभिलेख है उसकी प्राप्ति हुई थी, और भब्रू को ही बैराट अभिलेख भी कहा जाता है। तो इसका जो सन है वो 1840 है। ये खोजकर्ताओं के नाम है, और जिस समय खोजा गया था वो तारीख दी हुई है। इसके बाद कुछ और भी है, जौगढ़ है, कलसी है, रामपुरवा, मानसेहरा, निगाली सागर, रुमिनदेही, सारनाथ स्तंभ और मस्की। तो देख लीजिए, जौगढ़ वाला जो है वो सर वॉल्टर इलियट के द्वारा खोजा गया था, ठीक है, सर वॉल्टर इलियट 1850। इसके बाद कलसी वाला जो है ये फॉरेस्ट के द्वारा खोजा गया था। रामपुरवा अभिलेख जो है ये कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। कार्लाइल नाम के जो इतिहासकार थे उन्होंने इसे खोजा था 1872 में। इसके बाद मानसेहरा अभिलेख है, तो मानसेहरा अभिलेख जो है ये कैप्टन ले के द्वारा खोजा गया था। इसका जो सन है वो 1889 है। इसके बाद निगाली सागर है, इसे खोजने वाले फिहरर थे, तो फिहरर ने इसे खोजा कब था, 1875 में। रुमिनदेही जो है उसको भी फिहरर ने ही खोजा था। रुमिनदेही में हमें बुद्ध के जन्म स्थान का प्रमाण मिलता है, इस मायने में ये खास है, और ये छोटा है, सबसे छोटा है, तो फिहरर के द्वारा इसे खोजा गया था 1896 में। इसके बाद सारनाथ का जो स्तंभ लेख है वो ऑरेल स्टाइन के द्वारा खोजा गया था। यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो सारनाथ स्तंभ जो है वो ऑरेल स्टाइन ने खोजा था 1905 में, ये बाद में खोजा गया है। और सबसे बाद में मस्की है, इसको खोजने वाले थे वीडेन, और 1915 में इसे खोजा गया था। तो ये अभिलेखों के खोजकर्ताओं का नाम, और उसके साथ साथ स्थान और सन दिया हुआ है। ये सारणी के तौर पे है, ये सभी तथ्य हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इसे आप देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि धर्म प्रचारक और देश यहाँ जो दिया है वो किस मायने में दिया हुआ है। यहाँ पर धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने दूतों को अलग अलग स्थानों पर भेजा था, और यह दूत कौन थे, अधिकतर इसके संबंधी थे। धर्म प्रचारक इन्होंने विभिन्न देशों में और विभिन्न स्थानों पर भेजे थे। तो देख लीजिए, पहले इसमें महेंद्र और संघमित्रा का नाम आता है। इसके बाद मध्यांतिक है, महारक्षित है, महाधर्म रक्षित है, महादेव रक्षित, धर्म रक्षित, मध्यम, सोना और उत्तरा, ये सब नाम हैं। और ये किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से अशोक के द्वारा भेजे गए थे वो दिया हुआ है। तो महेंद्र और संघमित्रा जो कि इसके बेटे और बेटी थे, उसे इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसके बाद मध्यांतिक है, तो कश्मीर और गांधार वाले क्षेत्र में इन्हें भेजा गया था। महारक्षित को यूनानी क्षेत्र में भेजा गया था, मतलब यूनान वाले देश में इसे धर्म प्रचार के उद्देश्य से यहाँ एक तरह से भेजने का काम किया गया था। और महाधर्म रक्षित ये जो व्यक्ति हैं, इन्हें महाराष्ट्र में भेजा गया था। महाराष्ट्र में आप जाकर बौद्ध धर्म को फैलाइए, ऐसा काम ये किए थे। इसके बाद महादेव ये महिष मंडल में गए थे, और महिष मंडल को उस समय इसी नाम से जाना जाता था। वर्तमान में हम मैसूर के नाम से जानते हैं, नाम बिगड़ गया है, पहले मैसूर का नाम क्या था, महिष मंडल था। इसके बाद रक्षित है, इन्हें बनवासी वाला जो क्षेत्र है जिसे कि कर्नाटक के एरिया में माना जाता है, वहां भेजा गया था। रक्षित के बाद आपने धर्म रक्षित को देखा,
ये नाम मिलते जुलते हैं तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। महारक्षित, रक्षित और धर्म रक्षित, तीनों में ही रक्षित शब्द आया है, लेकिन तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो रक्षित जो है इन्हें कर्नाटक में, इसके बाद जो धर्म रक्षित है इन्हें अपरांतक में भेजा गया था। इसके बाद मध्यम, मध्यम को हिमाचल प्रदेश, और सोना और उत्तरा ये दो लोग हैं तो इन्हें भेजा गया था सुवर्ण भूमि में। ये अलग अलग स्थानों पर धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भेजे गए अशोक के दूत थे या धर्म प्रचारक थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करना इनका मूल उद्देश्य था। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है तो देख लीजिए, इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलता है। महावंश नाम का जो बौद्ध ग्रंथ है उससे हमें इस प्रकार की सूचना मिलती है कि अशोक ने इस प्रकार के लोगों को धर्म प्रचार के उद्देश्य से विभिन्न देशों में भेजा था। विभिन्न देश का मतलब यहाँ स्थान से भी हो सकता है, जैसे महाराष्ट्र कोई देश थोड़े ही है, लेकिन यहाँ पर स्थान तो है, तो स्थान के पर्पज में आप देश को देखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मौर्य काल का समापन होता है, मतलब मौर्य काल के बारे में जितनी चीजें विशेष थी जानने के लिए वो यहाँ पर दी हुई हैं। वैसे तो आगे अभी और उत्तराधिकारी हैं, वो एक के बाद एक आएंगे। अब इसके बाद जो मौर्योत्तर काल है उसको देख लीजिए। अशोक तक ही ज्यादा शासन काल जो है वो महत्वपूर्ण है, उसके बाद धीरे धीरे जो शासन है वो सिकुड़ने लगता है, मतलब मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है वो एक तरह से संकुचित होने लगता है। मौर्योत्तर काल को देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का इतिहास दो भागों में बंट जाता है। यहाँ तक अखंड भारत रहता है, लेकिन इसके बाद जो इतिहास है वो दो हिस्सों में बंटता है। मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण होते हैं। जब अंदर की स्थितियां कमजोर पड़ती हैं तो बाहर से आक्रमणकारी सचेत हो जाते हैं और वो परेशान करने लगते हैं। तो मध्य एशियाई क्षेत्र से विदेशी आक्रमण लगातार होते हैं और दूसरी तरफ एक के बाद एक, पहले तो शुंग यानी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, उसके बाद कर्णवंश, आंध्र सातवाहन और वाकाटक जैसे जो राजवंश हैं वो यहाँ पर उभरने लगते हैं। मतलब बीच में महत्वाकांक्षाएं पैदा होने लगती हैं। मौर्य साम्राज्य जब तक प्रबल था, इसके जो शासक थे वो हावी थे, तब तक जो अंदर वाले थे उन्हें सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही इसके शासक कमजोर पड़ने लगते हैं, आपने देखा कि मौर्य काल का जो अंतिम शासक था वो एकदम से कमजोर पड़ जाता है और उसकी हत्या करके उसका सेनापति उसके ऊपर हावी हो जाता है। और सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। तो इस प्रकार के लोगों को सिर उठाने का अवसर मिलता है और इसी वजह से यहाँ पर एक के बाद एक कुछ राजवंशों का उदय होता है। तो राजवंशों में आपने देखा कि शुंग, उसके बाद कण्व, उसके बाद आंध्र सातवाहन और वाकाटक जैसे जो राजवंश है वो दिखाई देते हैं। और साथ साथ जो मध्य एशियाई लोग हैं वो भी यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं। तो स्थितियां तेजी से बदल रही हैं, बाहरी प्रभाव भी पड़ रहा है और अंदर भी जो साम्राज्य है उसमें फूट पड़ रही है। रुद्रदामन के बारे में देख लीजिए। इसका जो जूनागढ़ अभिलेख है ये काफी खास है और जूनागढ़ अभिलेख ये गुजरात के गिरनार पर्वत पे प्राप्त हुआ है, मतलब यहां से इसकी प्राप्ति हुई। ब्राह्मी लिपि में ये खुदा हुआ है। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत के अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इसकी जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। ये खास बात है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में खुदा हुआ है और सबसे पुराना भी है संस्कृत के अभिलेखों में। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीन नमूना प्राप्त होता है। संस्कृत में गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। तो जो संस्कृत का काव्य होता है उसका सबसे पुराना प्रमाण यहां से मिलता है। इसमें और भी कुछ चीजें हैं। रुद्रदामन की जो वंशावली है उसकी विजय है, शासन है, व्यक्तित्व है, इस पर काफी गहराई से प्रकाश डाला गया है। रुद्रदामन के साम्राज्य के बारे में, उसके पूरे वंशावली के बारे में, उसके पूरे जीवन के बारे में यहाँ विस्तार से वर्णन दिया गया है। और इसी अभिलेख में, ये आपने पीछे भी देखा है, इसी अभिलेख में ये कहा गया है कि सूखे की समस्या से निपटने के लिए सुदर्शन झील बनती है और सुदर्शन झील पर बाद में बांध बनाया जाता है और उससे नहरें निकाली जाती हैं। इस प्रकार का काम होता है और इसी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाने का काम ये रुद्रदामन के द्वारा करवाया जाता है। ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पर जो विदेशी शक्तियां आक्रमण कर रही थी इसको देखना आवश्यक हो जाता है। तो कुजुल कटफिशस, यहां से आप कुषाण वंश की जो झलक है उसको देखना शुरू करते हैं। तो कुजुल कटफिशस ने भारत में सबसे पहले पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार किया। पश्चिमी हिस्से से आक्रमण होने शुरू होते हैं, मतलब वो हिस्सा सबसे पहले प्रभाव में आता है। तो पश्चिमोत्तर प्रांत जो भारत का था वहां पर ये कब्जा कर लेता है। इसने न केवल, माफ कीजिएगा, इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुजुल कटफिशस के द्वारा केवल तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। यहाँ पर सिक्के किस धातु के जारी किए गए हैं ये मायने रखता है, तो सिर्फ तांबे के। जबकि जो विम कटफिशस था, जो कि काफी प्रतापी माना जाता है कुषाण वंश में, इसने सोने और तांबे दोनों के सिक्के चलवाए थे। अब ये जो कुषाण शासक थे इनके सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति ये सब प्राप्त होती है। मतलब ये हिंदू देवी देवताओं में भी भरोसा करते थे। और इसने यानी विम कटफिशस ने महेश्वर नामक उपाधि को भी धारण किया था। महेश्वर नाम की जो उपाधि है उसको भी इसने अपने ऊपर धारण किया था। और महेश्वर किसको कहा जाता है?
महादेव को कहा जाता है, लेकिन इसने बतौर उपाधि इसको धारण किया था। तो ये कुजुल कड़फिशस और जो विम कड़फिशस है, ये कौन है? ये कुषाण वंश के शुरुआती शासक के तौर पे देखे जाते हैं। इसमें विम कड़फिशस जो था ये ज्यादा बहादुर था। ये सब आपने देखा, और इनके सिक्कों को याद रखिएगा, सिक्कों पर क्या बना हुआ था और ये किस धातु के थे। तो कुजुल कड़फिशस के द्वारा जो चलाए गए थे वो सिर्फ तांबे के थे, लेकिन विम कड़फिशस ने जो चलाया वो सोने और तांबे के दोनों के थे। अब यहाँ पर मौर्योत्तरकालीन जो अभिलेख हैं उसको देख लीजिए। मौर्योत्तरकालीन अभिलेख का मतलब यह है कि मौर्य काल के बाद वाले जो अभिलेख मिले हैं, इसमें रुद्रदामन का जो गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख है, इसको जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है और गिरनार भी कहा जाता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से किस प्रकार की प्राप्ति हुई है, मतलब क्या क्या इस अभिलेख से मिला है, ये डिटेल में दिया हुआ है। तो एक एक चीज दी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे प्रश्न बहुत बार बने हैं और बनते रहेंगे। संस्कृत भाषा का ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी अभिलेख है। संस्कृत भाषा में लिखा गया ये सबसे बड़ा अभिलेख है और पुराना भी है। प्राचीन काव्य का नमूना यहाँ से प्राप्त होता है, ये आपने पीछे देखा है। और रुद्रदामन की सातकर्णी पर, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, उस पर विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद सुदर्शन झील का जो इतिहास है वो भी यहाँ से मिलता है, मतलब इस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा काम करवाया, अशोक ने किस प्रकार से नहरें निकलवाई और बाद में इसकी मरम्मत कैसे होती है, ये सारी सूचना यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ देख लीजिए, इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता है, और उस समय सौराष्ट्र का जो राज्यपाल रहता है, गवर्नर का मतलब राज्यपाल, वो पुष्यगुप्त था, उसने इसे बनवाया था। और तुषाश्प जो था, ये अशोक के समय में, अशोक के ही निर्देश पर ये काम कर रहा था, इसने इससे नहरें निकलवाने का काम किया। अब आप अगर ये कहेंगे कि अशोक ने नहरें निकलवाई थी, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वहां जाके वो नहर खोद रहा था। वो राजा था तो वो किसी से काम करवाएगा, और काम किससे करवाएगा? अपने अधिकारियों को निर्देश देगा, और अधिकारी जो है वहां पे मजदूर लगाएंगे और काम होगा। ऐसे ही आज के समय में भी होता है। प्रधानमंत्री अगर कोई योजना बनाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो योजना को क्रियान्वित करने के लिए खुद पहुंच जाते हैं। क्रियान्वित करने का जो श्रेय है वो जो नीचे के समकक्ष अधिकारी हैं उनको दिया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों को आदेश देता है, और मंत्री जो है फिर अपने नीचे वाले जो मातहत हैं उनको आदेश देते हैं। ऐसे ही काम होता है। तो ये प्रशासन है। अब यहाँ पर अशोक ने निर्देश दिया और तुषास्प ने बनवाया, वैसे ही चंद्रगुप्त ने निर्देश दिया और पुष्यगुप्त ने बनवाया। ये सूचनाएं यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये नहर निकलवाने का जो काम है ये अशोक के द्वारा किया जाता है। और रुद्रदामन ने झील के बांध की मरम्मत करवाई थी। ये पुराना हो गया था, बांध में दरारें आ गई थी, तो उसको ठीक करवाने का काम जो है वो रुद्रदामन के द्वारा करवाया जाता है। और ठीक क्यों करवाया गया? क्योंकि ये झील और ये बांध उस समय की जरूरत थे। ये सूखा प्रभावित क्षेत्र था, यहाँ पर सूखा अकाल जैसी स्थिति होती थी और कृषि संभव नहीं थी, लेकिन इस झील और इस बांध की वजह से यहाँ पर खेती हो पाती है, जो मिट्टी है वो उपजाऊ बन पाती है। तो इस वजह से रुद्रदामन इसे ठीक करवाता है। इसके बाद इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त के रूप में प्राप्त हुआ है, चंद्रगुप्त के रूप में उसे संबोधित किया गया है। और इसी अभिलेख में सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख मिला है, मतलब भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की जो उत्कीर्णता है या उल्लेख है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये चीजें हम देख रहे हैं, इतनी सारी चीजें हमें रुद्रदामन के ये गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से मिलती हैं। इन सारी सूचनाओं को याद रखिएगा। संस्कृत भाषा का ये सबसे बड़ा अभिलेख है, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, ये ध्यान देने वाली बात है। गौतमी पुत्र सातकर्णी पर रुद्रदामन ने जीत हासिल की थी, इसकी सूचना मिलती है। और चंद्रगुप्त और अशोक का यहाँ पर क्या कार्य था वो आपने देखा। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है चंद्रगुप्त के रूप में वो यहाँ से मिलता है, मौर्य शब्द यहाँ नहीं मिला है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये धार्मिक जानकारी थी, इसे आपने देखा। अब इसके बाद अयोध्या अभिलेख को देख लीजिए। जो अयोध्या अभिलेख था इसमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा राजधानी अयोध्या बनाई गई थी, इसकी सूचना मिलती है। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी को अयोध्या स्थानांतरित किया था और शुंगों की यवनों पर विजय की पुष्टि होती है। शुंग शासकों ने यवन शासकों पे जो कि बाहर से आए थे उन पर जीत हासिल की थी, इसकी सूचना ये अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। और इसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था, इसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और अश्वमेध यज्ञ उस समय राजा की प्रतिष्ठा का या उसके वैभव का सूचक होते थे। कोई राजा कितना प्रतापी है ये इस बात की सूचना देते थे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ अगर आप करते हैं तो आप अपनी ताकत दिखाते हैं और लोगों को चुनौती देते हैं कि मेरा घोड़ा पकड़ो और मुझसे युद्ध करो। तो ऐसी चुनौती वही दे सकता है जो ताकतवर हो। तो ये राजा के सामर्थ्य का सूचक थे। तो 3 अश्वमेध यज्ञ इसने किए थे, इसका मतलब ये काफी पावरफुल था। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये पुष्यमित्र शुंग की सूचना है। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहली प्रशस्ति
इसे पहली प्रशस्ति अभिलेख के तौर पे देखा जाता है, मतलब प्रथम प्रशस्ति अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख ये क्या है? प्रथम प्रशस्ति अभिलेख है। और भुवनेश्वर के उदयगिरी पर्वत से इसकी प्राप्ति हुई है। खारवेल के द्वारा मगध के शासक बृहस्पति मित्र को पराजित करने का यहाँ से उल्लेख प्राप्त होता है। मगध का शासक उस समय बृहस्पति मित्र था और उसे हराने वाला शासक कौन है? खारवेल है, जिसका यह अभिलेख है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से सिर्फ इतनी ही सूचनाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आवश्यक उल्लेख है वो दिया हुआ है। इसके बारे में और विस्तार से आगे देखना है, ठीक है। इसके बाद नासिक प्रशस्ति है। नासिक प्रशस्ति में प्रशस्ति अभिलेख के तौर पे ये पहला है, खारवेल वाला। अब इसके बाद नासिक की जो प्रशस्ति है, इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसके बारे में सूचना ये मिलती है कि यह अभिलेख इसकी मां ने उत्कीर्ण करवाया था, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। और इसके अनुसार सातकर्णी यानी गौतमीपुत्र, गौतमी का बेटा और सातकर्णी, ये गौतमी नाम की स्त्री का पुत्र था। तो माता का नाम आगे लगाने वाला जो श्रेय है वो यहाँ पर मिलता है। वैसे तो पिता के नाम से संतान को जानते हैं, ऐसा ही पुरुषवादी समाज में प्रचलन है, लेकिन यहाँ पर माता का नाम आगे लगाकर गौरव महसूस करते थे। देखिए, तो सातकर्णी यानी गौतमीपुत्र के बारे में कहा जा रहा है। और भी सातकर्णी है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। इन्होंने शक, पल्लव और यवन को हराकर गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा पर अधिकार कर लिया था। ये खास बात है। इसने काफी ज्यादा जो विदेशी और देशी शक्तियां थी जो कि उस समय इसे चैलेंज कर रही थी, उन्हें हराया था। और इसका मतलब यह है कि ये ताकतवर था। इसके बाद इसमें यानी जो ये नासिक प्रशस्ति है, इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षत्रियों का मर्दन करने वाला परशुराम के समकक्ष बताया गया है। परशुराम बनने की होड़ बहुत लोगों में थी, आपने पीछे से ही देखा है। दूसरा परशुराम, तीसरा परशुराम, इस प्रकार से लोग टाइटल धारण करना पसंद करते थे। तो यहाँ पर ये भी जो था, इनमें पीछे नहीं रहने वाला था। यह भी क्षत्रियों का हंता कहा जाता था, मतलब अपने आप को कहलाना पसंद करता था और परशुराम के समकक्ष अपने आप को मानता था। इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पितवाहन, ये एक लंबा सा जो शब्द है, इसका संधि विग्रह अभी करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। इस रूप में यहाँ उल्लिखित किया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये तो संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब ये होता है कि जिसके घोड़े ने, अब यहाँ पर घोड़ा शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। ये जो पूरा आप शब्द देख रहे हैं ना, इसमें घोड़ा कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर वाहन लिखा है, वाहन लिखा है। और वाहन उस समय क्या होता था? किसी भी राजा का वाहन घोड़ा होता था, घोड़े पर ही वो सवारी करता था। तो इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि जिसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया हो, मतलब 3 समुद्रों की विजय यात्रा उसने संपन्न की हो और वहां पर उसके घोड़े ने पानी पिया हो। पानी पीना कोई बड़ी बात नहीं है, घोड़े को पानी पिला दिया, इसमें कौन सी खास बात है। लेकिन यहाँ पर इस बात के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि 3 समुद्रों वाले क्षेत्रों पर इसने विजय प्राप्त की थी और वहां पर इसके घोड़े ने पानी पिया था। मतलब ये इतना ज्यादा प्रतापी था। तो त्रि मतलब होता है 3, समुद्र का मतलब आप जानते ही हैं, और तोय मतलब होता है पानी। तोय और नीर ये सब पर्यायवाची हैं जल के। तो ये चीजें हैं। और यहाँ वाहन के तौर पे घोड़ा होता था। तो घोड़े ने इसके 3 समुद्रों का पानी पिया था। वो 3 समुद्र कौन से थे ये सातकर्णी ही जानते होंगे। इसके बाद ऐसा कहा जाता है, ये सब नासिक प्रशस्ति में प्राप्त हुआ है। कुछ घटनाएं जो है वो सुनी सुनाई है, लेकिन वहां पर उल्लिखित है। इसके बाद अमरावती अभिलेख को देख लीजिए। यह सातवाहन वंश का पहला अभिलेख है। इसकी खासियत यही है, बस सिर्फ एकमात्र विशेषता है। इसके बाद नानाघाट अभिलेख है। नानाघाट अभिलेख जो है ये सातकर्णी प्रथम से संबंधित है। सातकर्णी कई हुए हैं, उसमें से जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो सर्वाधिक प्रतापी है। अब यहाँ पर सातकर्णी प्रथम से संबंधित ये जो अभिलेख है नानाघाट अभिलेख, इसमें यह कहा गया है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। मतलब यह भी कम पावरफुल नहीं था, इसकी भी शक्ति और सामर्थ्य काफी ज्यादा थी और तभी इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसके बाद बेसनगर अभिलेख जो है इसको देख लीजिए। यह भी खास यहाँ पे महत्वपूर्ण है, खास है। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने इसे उत्कीर्ण करवाया था। इसे कोई देशज शासक नहीं बनवाता है, इसे बनवाता कौन है? एक यूनानी एम्बेसडर, बाहर से आने वाला शासक, शासक नहीं बल्कि शासक का प्रतिनिधि, और इसका नाम है हेलियोडोरस। यह भागवत धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म इसका मूल केंद्र है और इसमें वासुदेव को इसे समर्पित किया गया है। वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है, जो कि भागवत धर्म के जनक माने जाते हैं। और भगवान कृष्ण कौन थे? ये भगवान विष्णु के अवतार थे, जैसे भगवान राम थे वैसे ही। तो विष्णु शब्द यहाँ इसीलिए दिया हुआ है, ये अवतार पुरुष थे। वासुदेव वसुदेव के पुत्र, इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था, इसीलिए इन्हें वासुदेव कहा जाता था। वसुदेव से वासुदेव, एक मात्रा से अर्थ जो है वो बदल जाएगा। ये आपने देखा। इसके बाद यहां आप देख लीजिए, वसुदेव का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का राजा। वसु मतलब पृथ्वी और देव मतलब देवता, तो पृथ्वी का देवता अर्थात राजा। पृथ्वी पर देवता कौन है? राजा है। तो राजा के ये बेटे थे।
इसके बाद एक गरुड़ स्तंभ पर, यहां देख लीजिए, बेसनगर अभिलेख के बारे में कहा गया है कि यह एक गरुड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण है। गरुड़ स्तंभ का मतलब है कि उस पर गरुड़ की आकृति बनी हुई थी, गरुड़ की प्रतिमा वहां पर विद्यमान थी। और इसमें काशीपुत्र भागभद्र शुंग शासक का उल्लेख प्राप्त होता है। ये शुंग वंशीय शासक है, इसका नाम है भागभद्र। ये भागने वाला नहीं था, इसका नाम है ऐसा। इसके बाद यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा। बेसनगर ये कहां से मिलता है? ये मध्य प्रदेश के विदिशा से प्राप्त होता है। इसकी स्थिति यहाँ महत्वपूर्ण है। तो इतना सब हमने यहाँ पर बेसनगर अभिलेख के बारे में देखा। और यह जो है ये हेलियोडोरस के द्वारा उत्कीर्ण किया गया है, ये खास बात है, जो कि एक यूनानी था। इसके बाद कुछ सिक्कों के बारे में यहाँ सूचना है, इसको देख लीजिए। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन, सोने के सिक्कों का प्रचलन, ये ग्रीक राजाओं के द्वारा करवाया गया था, जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करने का जो श्रेय है वो कुषाण शासकों को दिया जाता है। ये कुछ चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं। शुद्ध सोने के सिक्के, ये कुषाण शासकों की पहचान थी। हालांकि शुरुआत में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे कुजुल कटफिशस है, जो कि कुषाण शासकों में सबसे पहला माना जाता है, वो तांबे के सिक्के यहाँ पे जारी करवाता है। लेकिन बाद में जब विम कटफिशस का समय आता है तो वो दोनों ही धातुओं के सिक्कों को जारी करवाता है और उस पर शिव और नंदी की प्रतिमा रहती है। मतलब ये शैव धर्म की ओर झुके हुए रहते हैं, हालांकि ये विदेशी हैं। तो यहाँ ये कहा गया है कि सोने के सिक्कों का प्रचलन कुषाणों के द्वारा नहीं, बल्कि जो हिंद यवन राजा थे, जिन्हें कि इंडो ग्रीक कहा जाता था, उनके द्वारा करवाया गया। ये पूरी तरह से यवन नहीं थे, ये मिक्स हो गए थे, मतलब मिश्रित प्रजाति के हो गए थे, और इनके द्वारा इस प्रकार के सिक्के चलवाए जाते हैं। लेकिन नियमित रूप से इन्हें चलवाने का जो श्रेय है वो कुषाण शासकों को दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, अगर प्रश्न ये बनेगा कि सिक्के सबसे पहले चलवाए किसने, तो आप इंडो ग्रीक को चुनिएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पहली बार कायदे से सिक्के किसने चलवाए, यानी व्यवस्थित रूप से इसे प्रचलित किसने करवाया, तब आप कुषाणों को चुनिएगा। तो प्रश्न पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद कुषाण शासकों ने ताम्र और स्वर्ण दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने पर प्रचलन करवाया। दोनों ही प्रकार के सिक्के इन्होंने चलवाए थे, ये आप देख चुके हैं। पहले शुरुआत में तांबे के सिक्के चलते हैं और बाद में इसमें सोने के सिक्के भी आकर जुड़ जाते हैं। तो सोने के सिक्के चलवाने का पहला श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है विम कटफिशस को। विम कटफिशस को सबसे पहले। कुजुल कटफिशस जो इससे पहले वाला था, इसका पूर्ववर्ती था, उसने तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। और विम कटफिशस का जब समय आता है, काफी पावरफुल था कुषाणों में, तो इसने क्या किया, दोनों ही धातुओं के सिक्कों को चलवाया और उस पर शिव और नंदी, इसके अलावा त्रिशूल की जो आकृतियां थी वो गुदी हुई थी। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, क्योंकि उसका झुकाव जो था वो बौद्ध धर्म की ओर था, ये आप जानते हैं। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो उसी के शासनकाल में, उसी के शासन क्षेत्र में होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है, और यहाँ पर महायान और हीनयान में इसका विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें यहाँ प्राप्त होती हैं। और योधेय, ये शब्द जो लिखा हुआ है इसको देख लीजिए। यहाँ पर कुषाणों की जानकारी समाप्त होती है, फिलहाल के लिए समाप्त होती है। अभी ऐसा नहीं कि कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, आगे पढ़ना है। यहाँ पर योधेय शब्द दिया हुआ है। योधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी और बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। पुराणों से मिलता है, 18 पुराण है, आप जानते हैं। इसके अलावा पाणिनि का जो ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वहां से मिलता है। और बृहत संहिता, इस संहिता ग्रंथ से भी प्राप्त होता है। और योधेय, ये एक प्रकार के वंश, मतलब वंशावली वाले शासक हुआ करते थे। योधेय शब्द कैसे बना है? युद्ध से बना हुआ है, तो ये युद्ध प्रिय थे। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच में था और इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कार्तिकेय कौन थे? ये भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र थे, वास्तविक पुत्र थे। गणेश जी तो मानस पुत्र थे। गणेश जी को पार्वती जी ने बनाया था अपने शरीर के मैल से, आपने कहानी देखी होगी। और बाद में चूंकि भगवान शिव उनके मस्तक को दोबारा लगाते हैं, वहां पे सिर का ट्रांसप्लांट का जो प्राचीन उदाहरण है वो हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब इंसान का सिर कट जाता है तो उसके बाद फिर हाथी का सिर वहां लगाया जाता है। तो इस प्रकार से चूंकि वो जीवन दान देते हैं, इसलिए वो जनक बन जाते हैं और फिर माता और पिता के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती उनके बन जाते हैं, गणेश जी के। लेकिन कार्तिकेय का जन्म वास्तविक, जैसे स्वाभाविक पुत्र का जन्म होता है, उस प्रकार से हुआ था। लेकिन इनका पालन पोषण कृतिकाओं के यहाँ हुआ था और इसी वजह से इन्हें कार्तिकेय कहा जाता है। तो ये चीजें हैं। फिलहाल कार्तिकेय की पूजा किए थे और उसी का, मतलब उन्हीं का जो चित्र है मयूर पर आसीन, इनका वाहन मोर था, वो सब यहाँ से प्राप्त होता है। तो योधेय जो थे ये एक तरह से हिंदू मतावलंबी थे। हिंदू मतावलंबी पूर्ण रूप से तो नहीं थे, लेकिन इस पर हिंदू संस्कृति की छाप मिलती है। ये सब हमने देखा। और इनका प्रमाण जहां से मिलता है उसको याद रखिएगा, पुराणों से भी मिलता है, किसी एक पुराण से नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ संयुक्त रूप से पुराण कह दिया गया। इसके बाद अष्टाध्यायी से भी प्राप्त होता है और बृहत संहिता से भी मिलता है। कनिष्क के बारे में फिर से देख लीजिए। कनिष्क ने सारनाथ का जो बौद्ध अभिलेख है,
वो बनवाया था। और इसके अभिलेख की जो तिथि है वो 81 ईस्वी है। यहाँ सन याद रखिएगा, 81 ईस्वी। और यह जो प्रतिमा है ये मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। मतलब यह जो शिल्प है ये कनिष्क के राज्याभिषेक के तीसरे वर्ष में, मतलब जब ये राज्याभिषेक करवाता है, अपना सिंहासन पर आरूढ़ होता है, उसके तीसरे वर्ष यानी 78 ईस्वी के बाद की बात की जा रही है। वहां पर उस समय ये ले आकर सारनाथ में स्थापित की गई थी। और कनिष्क के रबातक अभिलेख में, इसके भी जो अभिलेख है वो भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो रबातक अभिलेख है इसमें 4 शहरों के नाम मिलते हैं। और 4 शहर कौन कौन से हैं ये याद रखिएगा। इस अभिलेख का नाम पहले तो याद रखिए, रबातक अभिलेख। इसका संबंध किससे है? कनिष्क से है। कौन कौन से शहर हैं? साकेत है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है और चंपा है। साकेत का मतलब अवध वाला क्षेत्र, अयोध्या। इसके बाद कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना, बिहार की बात की जा रही है। और चंपा भी बिहार में ही है, आप जानते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये शहर जो है, इनका उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद कुछ जैन ग्रंथों के बारे में यहाँ जानकारी दी है। जैन ग्रंथों में ये कहना है, मतलब उसके अनुसार अगर देखा जाए तो विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई थी। विक्रमादित्य उपाधि को धारण करने वाले बहुत सारे शासक हैं। और आप अंत में देखेंगे कि जो अंतिम हिंदू शासक होता है हेमू, हालांकि वो जाति वंश से क्षत्रिय नहीं था, लेकिन फिर भी राजा बनता है और बाद में उसका अंत हो जाता है। और वहां से फिर जो अकबर का शासन है वो शुरू होता है। तो हेमू भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करता था। तो ये विक्रमादित्य की उपाधि काफी लोकप्रिय थी, प्रचलित थी। फिलहाल यहाँ ये कहा गया है कि विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित करके उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। मतलब यहाँ पे शक संवत, लोग जो शासक उस समय के होते थे वो अपने नाम से संवतों को चलाते थे। जैसे विक्रम संवत है, शक संवत है, इसी प्रकार से और भी संवत है। तो ये सभी संवत जो थे ये किसी न किसी विजय या किसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में चलाए जाते थे। तो ये शकों की उपलब्धि थी। शकों ने यहाँ पर अपनी जीत हासिल की थी और उसके उपलक्ष्य में शक संवत को चलाया था। इसके बाद इस प्रकार से इनकी जो प्रारंभिक तिथि है वो 78 ईस्वी आती है। संवतों पर भी प्रश्न आते हैं, तो देख लीजिए 57 ईसा पूर्व ये विक्रम संवत यहाँ पे देख लीजिए। और उसके बाद 78 ईस्वी ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ये शक संवत की तारीख है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। मतलब अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि शक संवत को चलाने वाला जो पहला रूलर था वो कौन था? कुषाण था। माफ कीजिएगा, कुषाण वंशीय कनिष्क था। कनिष्क जो था ये सबसे प्रतापी था, ये आप जानते हैं। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। वर्तमान में तिथि और वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि विश्वव्यापी है। जिस कैलेंडर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत और 78 घटा देने पर शक संवत की प्राप्ति होती है। मतलब आज के समय में जो सन चल रहा है, 2020 चल रहा है इस समय, तो उसमें अगर आप 57 जोड़ देंगे तो आपको विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। और अगर उसमें से 78 घटा देंगे तो शक संवत मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं विक्रम संवत इस समय कौन सा चल रहा है। 2020 है, ठीक है, 2020। इसमें आप क्या करिए? 57 जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, एकदम बच्चों की तरह जोड़िएगा। देखिए 7, इसके बाद 5 और 2 7, यहाँ 0 और यहाँ पर 2, बहुत सही। 2077 इस समय चल रहा है विक्रम संवत के आधार पे। और वो विक्रम संवत कब से शुरू होता है? ये शुरू होता है चैत्र के नवरात्र के शुभारंभ के साथ। मतलब चैत्र महीना जो शुरू होता है उसके पहले दिन से विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। तो ये चीजें हैं। और अगर आपको शक संवत प्राप्त करना है तो 78 माइनस कर दीजिएगा। तो ये होमवर्क है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। वही चीज है, चैत्र महीना होता है, हिंदू महीना होता है। कुल 12 महीने, जैसे जनवरी फरवरी दिसंबर तक आप देखते हैं, वैसे ही जो हिंदू महीने हैं, हिंदी महीने आप इन्हें कह सकते हैं, ये भी है। चैत्र से शुरू होता है और फाल्गुन पर जाकर खत्म होता है। ये आप जानते हैं, चैत्र बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इस प्रकार से आगे चलता है। इस समय कौन सा महीना चल रहा है? आप जब वीडियो देख रहे होंगे तब भाद्रपद हो सकता है लग गया हो। इस समय चल रहा है सावन। जब ये वीडियो बन रहा है उस समय सावन का महीना चल रहा है। तो ठीक है, ये चीजें हैं, ये सब हिंदी महीने हैं, इनके भी नाम आप जानते रहिए। इसके बाद विक्रम संवत के 2 और नाम भी मिलते हैं। 2 नाम और कौन कौन से? तो कृत संवत और मालव संवत। कृत का मतलब है किया गया या बनाया गया, मतलब कृति स्वरूप। और मालव संवत, ये भी इसका नाम मिलता है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस हिसाब से चलता है? शक संवत के हिसाब से चलता है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं वो नहीं। तो ये चीजें हमने देखी और इसे आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। कनिष्क के बारे में देखा और उसके बाद कुछ जो संवत हैं अलग अलग शासकों के द्वारा चलाए गए, उसकी सूचना यहाँ पर दी हुई थी।
अब यहाँ पर अश्वघोष के बारे में सूचना दी गई है। अश्वघोष कौन थे? ये कनिष्क के राज कवि थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे। सौंदरानंद, बुद्धचरित और सारीपुत्र प्रकरण ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतने ग्रंथों को इन्होंने लिखा था। इसके अलावा और भी विद्वान कनिष्क के दरबार में आश्रय हासिल करते थे, क्योंकि कनिष्क जो था ये विद्या का प्रेमी था। विद्या और कला दोनों का ये संरक्षक था। गांधार कला का जो जन्म है वो इसी के संरक्षण में होता है, ये आप जानते हैं। दूसरी जो सूचना है वो वसुमित्र के बारे में है। वसुमित्र यह भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे और इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। वसुमित्र और अश्वघोष दो व्यक्तियों के नाम आपको मिलते हैं। एक जो थे वो अध्यक्ष थे और दूसरे उपाध्यक्ष थे। तो वसुमित्र ने यहाँ पर जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, उसकी अध्यक्षता की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक यह चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। यहाँ पर जो नाम है इन्हें याद रखिएगा। अश्वघोष का नाम आपने देखा ही, सौंदरानंद, बुद्धचरित और सारीपुत्र प्रकरण ये सब जो ग्रंथ हैं ये लिखे गए हैं इनके द्वारा। इसके अलावा नागार्जुन और पार्श्व और चरक यह सब जो विद्वान हैं यह भी इनके दरबार से संबंधित है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि के द्वारा पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उस पर महाभाष्य की रचना की गई है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है, तो उस पर महाभाष्य लिखने वाले यानी टीका ग्रंथ लिखने वाले कौन थे? पतंजलि थे। और महर्षि पतंजलि ये शुंग कालीन विद्वान थे। पुष्यमित्र शुंग का जो काल था उस समय ये विद्वान थे और उन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। मतलब बिना पढ़े लिखे वो एकदम से निरक्षर होते थे लेकिन संस्कृत बोल पाते थे, या ये कह सकते हैं कि इनके संरक्षण में रहकर या इनकी संगति में रहकर वो संस्कृत भाषा में बोलने लगते थे, यानी एकदम विद्वान हो जाते थे। इस प्रकार का इनका प्रभाव था। इसके बाद कुषाण वंश के बारे में कुछ और सूचनाएं हैं। इसमें यह कहा गया है कि साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप पर बाहर तक फैली हुई थी, मतलब बड़ा साम्राज्य था, ये बताने का प्रयास किया गया है। और इस वंश का महान शासक कनिष्क था। हालांकि विम कटफिशस भी जो था ये शुरुआती दौर में काफी प्रतापी माना जाता है, लेकिन सबसे योग्य और सबसे महान शासक कनिष्क था, ये आप देख रहे हैं। और इसकी सीमाएं मतलब कनिष्क के शासनकाल की जो सीमाएं थी वो उत्तर में चीन के तुर्फान और कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत थी। मतलब आप सोच लीजिए पूरा भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, पूरा आधा भाग ऊपर का वो पूरा इसने ढक लिया था और चीन तक इसकी सीमाएं फैल गई थी, चीन के तुर्फान तक। यानी ये काफी प्रतापी था, अपने दबदबे से इसने इतने साम्राज्य का विस्तार किया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसके लेखक का नाम अज्ञात है, मतलब इसे किसने लिखा है? एक समुद्री यात्री ने लिखा है, ये तो पता है। और इसमें विभिन्न बंदरगाहों का, खासतौर पे दक्षिण भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख प्राप्त होता है भारत के संदर्भ में, लेकिन लेखक का नाम पता नहीं है। तो यह जो किताब है ये यात्रा वृतांत है और काफी महत्वपूर्ण है। इसमें यहाँ देख लीजिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और अरिकामेडु में हुई खुदाई से अनेक ऐसे बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। अरिकामेडु में जो खुदाई हुई थी, खनन कार्य हुआ था, वहां से भी हमें प्रमाण मिलता है और ये जो किताब है ये भी यहाँ पर प्रूफ देती है। इससे हमें बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की जानकारी प्राप्त होती है और इससे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विंध्य से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। मतलब ये व्यापार किस प्रकार से करते थे? पहली चीज तो इनका व्यापारिक संबंध बाहर की ओर काफी फैला हुआ था। साम्राज्य को बढ़ाने के मतलब उसका कोई एक ही रास्ता नहीं होता है, कई रास्ते होते हैं। आर्थिक रूप से अगर कोई राज्य मजबूत है तो वो विस्तृत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और यही कारण था कि कुषाणों ने हर प्रकार से जो सर्वांगीण विकास है उसको यहाँ पर बनाया था, मतलब डेवलप किया था। और यही वजह थी कि यहाँ पर व्यापार, जो विदेशी व्यापार है वो भी फल फूल रहा था। तो देख लीजिए, पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के का जो जल मार्ग था वहां से व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए थे। मतलब पश्चिमी देश जो थे वहां से व्यापारिक संबंध थे। और रास्ता कौन सा था? तो फारस की खाड़ी और लाल सागर के थ्रू जो जल मार्ग था वहां से। इन सभी साक्ष्यों में से किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम की जो बुक है, या जो अरिकामेडु से जो हुई खुदाई है, वहां से हमें कुषाणों की नौसेना का उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब समुद्री सेना इनके पास थी या नहीं, इसका कोई प्रमाण या जानकारी यहां से नहीं मिलती है। अब देखिए, इनके समय में जो कला शैलियां विकसित हुई हैं, खासतौर पर कुषाण के समय में, माफ कीजिएगा कनिष्क के समय में, कुषाण कालीन जो शासक था कनिष्क, उसके समय में जो कला शैलियां विकसित हुई हैं उनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। तो गांधार कला शैली है और मथुरा शैली है, इसे आप देख रहे हैं। भारतीय और यूनानी आकृति का जो सम्मिश्रण है वो गांधार शैली में दिखाई देता है। इस पर यूनानी प्रभाव ज्यादा है। यूनानी प्रभाव और यूनानी जो तड़क भड़क है वो यहाँ ज्यादा मिलती है। भारतीयता या जो नेचुरल इसकी
इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वैसी ये नहीं है। इसके विपरीत जो मथुरा कला शैली है वो देशज है, मतलब उस पर देशी प्रभाव ज़्यादा है। यहाँ देख लीजिए, गांधार कला शैली के बारे में पहले कहा गया है। तो यह जो कला शैली है, इसके प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। शकों ने भी इसे संरक्षण दिया और कुषाणों ने भी, दोनों ने। और इस कला का विषय मात्र बौद्ध है, मतलब बुद्ध को ही इसमें केंद्र बनाया गया है, और कुछ बनाया ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध या बुद्ध से संबंधित चीजें। और इसी कारण इसे यूनानी बौद्ध यानी ग्रीको बुद्धिस्ट या इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। मतलब इस पर यूनानी प्रभाव ज्यादा है। और दूसरी चीज ये कि इसमें सिर्फ एकमात्र कला का केंद्र कौन है, बुद्ध है या बुद्धिज्म है। इस वजह से यहाँ पर यह जो कला शैली है सिर्फ बुद्ध के नाम की होकर रह गई। और गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया जाता है। ये हरे स्तर वाली या शिष्ट जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है, किस तरह की कलाकारी है, ये सब आपको जानना आवश्यक है। इन चट्टानों का इस्तेमाल करके मूर्तियां बनाई जाती हैं। अफगानिस्तान का जो बामियान है, वहां पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाएं काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। लेकिन बाद में तालिबान का जो शासन वहां पर फैल गया, उस वजह से उन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया गया। कट्टरपंथियों ने उन्हें खत्म कर दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतिहास में इस प्रकार की चीजें जब बनती हैं तो उन्हें बनाने में कितनी मेहनत और कितना समय लगता है, और वो कितनी अमूल्य होती हैं तत्कालीन समय को जानने के लिए। तो इतिहास की धरोहरों की कद्र करना नहीं जानते थे, उनके लिए अपनी कट्टरता ही मायने रखती थी, तो उन्होंने नष्ट करवा दिया। फिलहाल वो अब वो नहीं है, या है भी तो एकदम खंडित अवस्था में है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए कुषाण काल, जो कि पहली शताब्दी ईस्वी की बात की जा रही है। सती का मतलब यहाँ शताब्दी से है, तो पहली शताब्दी ईस्वी की बात अगर करें तो यहाँ पर बाल विवाह की प्रथा काफी प्रचलित थी। मतलब इसका आरंभ हो गया था, छोटी अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता था। और स्त्रियों में जो उपनयन संस्कार का प्रावधान था, पहले के समय में सिर्फ पुरुषों का उपनयन नहीं होता था। उपनयन का मतलब है जनेऊ यानी यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है, वो महिलाओं का भी होता था। लेकिन कुषाण काल में यानी जो पहली शताब्दी थी, उसमें इसे खत्म करवा दिया जाता है। और बाल विवाह के प्रचलन में, जो बाल विवाह का प्रचलन है, वो समाज को यहाँ पे एकदम गिरा देता है, यानी निम्न स्थिति में ले आ देता है। बचपन में ही विवाह कर दिया जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पहले के समय में महामारियां बहुत फैलती थी, हैजा, प्लेग, ये सब का प्रकोप होता था। उससे पहले और भी भयंकर बीमारियां होती थी, और दवा इतनी उपलब्ध नहीं थी। तो पता लगा दूल्हा मर गया, लड़की का विवाह हुआ 5 वर्ष की अवस्था में, पिता ने गोद में बैठाकर कन्यादान कर दिया, और उसके बाद उसको रख लिया गया। मतलब पिता के घर में वो रहती थी, और जब थोड़ी बड़ी हो जाती थी तो उसे ससुराल भेजा जाता था। और इस बीच उसके पति का किसी कारणवश देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो वो बेचारी 5 वर्ष की लड़की जो थी वो विधवा कहलाती थी, और उसे किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती थी, और वो आजीवन उसी अवस्था में रहती थी। मतलब उसे एक सामान की तरह ट्रीट किया जाता था। तो ये सब चीजें, मतलब सामाजिक बुराइयां यहाँ पर व्याप्त हो जाती हैं। और भारत में बाह्य आक्रमणों के काल, इनका जो कालक्रम है, इसको देख लीजिए। बाहरी आक्रमण कैसे होते हैं, मतलब सबसे पहले किसका होता है, जो तारीख है वो भी यहाँ पर दी हुई है। जो पहला आक्रमण है वो यूनानियों का है। मतलब अगर यहाँ पर कायदे के जो प्रभावी आक्रमण है उसकी बात करें, वैसे तो ईरानियों का नंबर सबसे पहले आता है, लेकिन प्रभाव डालने वाले जो आक्रमण है उनकी बात कर रहे हैं। तो यूनानी आक्रमण 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने किया था, आप जानते हैं, इसका जिक्र आपने पीछे वाले वीडियोज में देखा है। इसके बाद शकों का आक्रमण, ये सीथियन थे, सीथियन से ये अपने देश में शक कहलाने लगे। इसके बाद कुषाणों का आक्रमण, पहली शताब्दी ईस्वी में इनका आक्रमण हुआ था। तो ये सब यहाँ पर आक्रमण करते हैं और भारतीय संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को प्रभावित करते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ की कला शैली, यहाँ के समाज पर इसका गहरा असर पड़ता है। ये कुछ हमने देखा कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के बारे में, मथुरा कला शैली और गांधार कला के बारे में देखा। मथुरा कला शैली जो थी ये देशज थी, इसमें प्राकृतिक जो भाव हैं, हाव भाव हैं, वो प्राप्त होते हैं। जबकि जो गांधार कला शैली है उसमें अलंकार का वर्णन ज्यादा है और ज्यादा भारीपन ले आ दिया गया है, मतलब बनावटी बना ज्यादा है। और खास बात यह है कि जो मथुरा कला शैली है वो किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं है, उसमें अलग अलग विषयों पर मूर्तियां या शिल्प जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन गांधार कला शैली जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्ध को या बुद्धिज्म को केंद्र बनाया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर शुंग वंश को देख लीजिए। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी, आप जानते हैं। यहाँ और विस्तार से उसी के बारे में वर्णन दिया गया है। तो ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित है, मतलब ये जो वंश था ये ब्राह्मण वंशीय था। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की थी। अंतिम मौर्य राजा था बृहद्रथ, और वो कमजोर सिद्ध होता है और उसका सेनापति उसे मार डालता है। सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। अब जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावधान, इससे हमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ये बौद्धों का शत्रु था।
बौद्धों को ये शत्रु मानता था। और पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हराया था। ये काफी ज्यादा पावरफुल था, शक्तिशाली था। अब पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें देख लीजिए। इसमें अग्निमित्र है, वसुज्येष्ठ है जिसे कि सुज्येष्ठ के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा भागभद्र है, वसुमित्र है और देवभूति है। तो जो अग्निमित्र है ये कौन था? ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। और कालिदास ने मालविकाग्निमित्र, यहाँ पे मालविकाग्निमित्रम नाम का ग्रंथ दिया हुआ है, तो ये असल में इसका नाम क्या है? मालविकाग्निमित्र है या मालविकाग्निमित्रम है। ये कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है और इसमें मालविका और अग्निमित्र दोनों का जो प्रेम है, मतलब दोनों के प्रेम संबंधों का विवरण प्राप्त होता है। अग्निमित्र कौन था? ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। इसके बाद यहाँ पर मित्र शब्द जो है इनकी टाइटल की तरह से इनके साथ जुड़ा रहता था। इसके बाद वसुज्येष्ठ या सुज्येष्ठ है, इसके बाद वसुमित्र है। वसुमित्र, इसके बारे में खास बात यह है ये सब उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं पुष्यमित्र शुंग के। तो वसुमित्र जो था इसने यवन शासकों को पराजित किया था। भागभद्र के बारे में अगर देखें तो इसके दरबार में हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस का वर्णन हमने पीछे देखा है। और इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ को स्थापित करवाया था, अभिलेख लिखवाया और वहां पर गरुड़ स्तंभ को स्थापित करवाया। मतलब गरुड़ की प्रतिमा वाला जो खंभा था उसे गढ़वाने का श्रेय जो है ये हेलियोडोरस को दिया जाता है। और ये समय था भागभद्र का, जो कि एक शुंग वंशीय शासक था। इसके बाद देवभूति को देख लीजिए, यह शुंग वंश का अंतिम शासक था। और देवभूति को मारकर इसका जो मंत्री होता है वसुदेव, वह यहाँ पे कर्ण वंश की स्थापना करता है। मतलब पुष्यमित्र शुंग का जो वंश था, शुंग वंश, वो देवभूति के साथ समाप्त होता है और इसी के बिखरे हुए अवशेषों पर कर्ण वंश की नींव पड़ती है। अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ये खास बात है, इस पर प्रश्न बहुत बार बन चुका है। इसके अलावा पुष्यमित्र ने जो सांची स्तूप है उसकी लकड़ी की वेदिका के स्थान पर पत्थर की वेदिका का निर्माण करवाया था। लकड़ी की जो वहां पे वेदिका, यहाँ पे वेदिका का मतलब समझ रहे हैं, जो यज्ञ वेदिका होती है उसके स्थान पर पत्थर की वेदिका बनवाई थी। चारों ओर से पत्थर का जो आवरण है उसको चढ़वाया था ताकि ये मजबूत बन सके। ये चीजें यहाँ से देखने के लिए मिलती है। अब इसके बाद सातकर्णी प्रथम को देख लीजिए। सातकर्णी प्रथम का जो शासन है वो भी महत्वपूर्ण है। इसने कौन कौन से क्रियाकलाप किए और इसके विषय में ऐसी कौन सी बातें हैं जो जानने योग्य है, देख लेते हैं। इसने नर्मदा घाटी और बरार पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। नर्मदा घाटी को उस समय अनूप प्रदेश के तौर पे देखा जाता था, अनुपम प्रदेश या अनूप प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर उर्वरा शक्ति काफी अच्छी थी नर्मदा नदी के प्रभाव के कारण और यहाँ का जो वातावरण था वो बेहतर था और इस वजह से इसे अनूप प्रदेश के तौर पे देखा जाता था। विदर्भ का जो क्षेत्र था उसको अब वर्तमान में बरार या बाद में अन्य नामों से जाना जाता है। तो विदर्भ वाला जो क्षेत्र था उस पर भी इसका अधिकार था। इसने अपनी राजधानी अमरावती, अमरावती कहाँ पे है? आंध्र में है और आंध्र की वर्तमान राजधानी भी है। आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद निर्धारित हुई और आंध्र की राजधानी अमरावती। हालांकि अभी कार्यकारी राजधानी के तौर पे दोनों के लिए हैदराबाद ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आगे के वर्षों में धीरे धीरे जब अमरावती का डेवलपमेंट होगा तो अमरावती वहां की राजधानी के तौर पे, जो प्रशासनिक राजधानी है उसके तौर पे स्थापित हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे इसने अमरावती को ही राजधानी बनाया। इसके बाद इसने सबसे पहले, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? सातकर्णी प्रथम के बारे में कहा जा रहा है। तो इसने सबसे पहले दक्षिणाधिपति की उपाधि जो है वो धारण की थी। सातकर्णी प्रथम के द्वारा दक्षिणाधिपति की उपाधि को धारण किया गया था। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसने दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार किया था। और इसके बारे में जो साक्ष्य हैं, प्रमाण जो है वो नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होते हैं, जिसे इसकी रानी नागनिका ने उत्कीर्ण करवाया था। नागणिका या नागनिका यह रानी थी। रानी किसकी थी? सातकर्णी प्रथम की थी। और इन्होंने इस अभिलेख का उत्कीर्णन करवाया था। इसका नाम है नानाघाट अभिलेख। तो ये किसी नाना का अभिलेख नहीं है, बल्कि नाना का, यहाँ पे रानी का नाम था नागणिका, उसी के नाम पे यहाँ नागनिका के नाम पे नानाघाट बना हुआ है। नागणिका अभिलेख रहा होगा, बाद में बिगड़ते बिगड़ते इस नाम से उल्लिखित है। ये हमने सातकर्णी प्रथम के बारे में देखा। और भी कुछ चीजें हैं। इसने ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। भूमि दान करने का जो वर्णन है वो यहाँ से प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को इसने जमीन दान की थी। और भूमि दान का ये पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। ये पहला अभिलेखीय प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है जो नानाघाट अभिलेख है। इसमें ऐसा जो रानी है वो लिखवाती है कि सातकर्णी प्रथम ने जो जरूरतमंद थे, और जरूरतमंद कौन थे? ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु थे, इन्हें जमीन दान में दी थी। और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ऐसा भी विवरण यहाँ से मिलता है। तो ये सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी थी।
अब इसके बाद हाल को देख लीजिए। तो हाल के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी यहाँ दी है कि हाल के सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका पर जीत हासिल की थी, विजय प्राप्त की थी। और श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने का मतलब है कि एक विस्तृत क्षेत्र पर इसने जीत हासिल की थी। ये कुछ चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर सातवाहन वंश के बारे में देख लीजिए। सातवाहन वंश खास है और इसके बाद कर्ण वंश के बारे में भी देखेंगे। सातवाहन वंश के साथ आंध्र शब्द भी जुड़ा हुआ आप देखते हैं, आंध्र सातवाहन वंश। लेकिन यहाँ पर इसीलिए नोट दिया हुआ है कि आरंभिक जो सातवाहन शासक थे वो आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे। इनकी जो स्थिति थी वो उत्तरी महाराष्ट्र में थी। और कारण ये है, मतलब ऐसा हम किस कारण से कह रहे हैं ये बताया गया है। तो सातवाहनों के जो पुराने सिक्के मिले हैं, सबसे प्राचीन अवस्था वाले जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, और इसके अलावा जो आरंभिक अभिलेख मिले हैं, शुरुआती दौर के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो महाराष्ट्र से मिले हैं। और महाराष्ट्र से इतने बड़े पैमाने पर इनकी सामग्रियां मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस समय ये रहते रहे होंगे। बाद में इन्होंने आंध्र की ओर रुख किया। ये चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। संस्थापक के तौर पे अगर देखिए तो इसका जो संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा या सुशर्मन इनको कहा जाता था, इनकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान थी, जिसे कि पैठन भी कहा जाता था। ये कुछ सूचनाएं यहां से मिलती हैं। सातवाहन वंश में इतना ही दिया है। और एक चीज और है कि ये याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश इनका शुरुआती स्थान नहीं था, बाद में ये वहां जाते हैं, लेकिन शुरुआत में ये महाराष्ट्र वाले हिस्से में रहते हैं। और इसका प्रमाण है सिक्के और अभिलेख। स्थापनकर्ता कौन है? संस्थापक यहाँ पे सिमुक है। और ये सातवाहन वंश शुरू कहां से होता है? तो ये कर्ण वंश की समाप्ति के साथ शुरू होता है। सुशर्मा की हत्या होती है और वो अंतिम शासक होता है कर्ण वंश का, और वहां से फिर सिमुक जो है इस वंश की नींव डालता है। तो आइए देख लेते हैं कर्ण वंश के बारे में। और उससे पहले यहाँ सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक हैं उन्हें देख लीजिए। तो सिमुक जो कि पहला शासक था, इसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और कृष्ण यह सिमुक का भाई था, इसने सातवाहन साम्राज्य को नासिक तक बढ़ाया। स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण होता है और उसे बढ़ाने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो कृष्ण ने क्या किया? इस साम्राज्य का विस्तार किया और नासिक की गुफाओं की स्थापना की। इस प्रकार के काम इसने किए। तो दो यहाँ उल्लेखनीय हैं। कर्ण वंश को देख लेते हैं, जिसकी नींव पर ये जो सातवाहन वंश है ये खड़ा हुआ था। इस वंश की स्थापना वसुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके की थी। शुंग वंश की नींव डालने वाला पुष्यमित्र शुंग था और उस वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जिसको मारकर वसुदेव नाम का जो ये व्यक्ति है ये कर्ण वंश की नींव डालता है। और कर्ण वंश का समय बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, यहाँ पर सिर्फ 4 राजा हुए हैं। वसुदेव ने चूंकि इसे शुरू किया था तो वसुदेव पहला राजा था, उसके बाद भूमिमित्र, फिर नारायण, और नारायण के बाद सुशर्मन। सुशर्मन को मारकर यहाँ पर सिमुक जो है वो राजा बनता है और सातवाहन वंश की नींव यहाँ से पड़ती है। तो ये छोटे छोटे राजवंश हैं जो कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कण्व है और सातवाहन है। और उससे पहले हमने यहाँ पर जो सातकर्णी प्रथम का इतिहास है उसको देखा है। आगे चलते हैं। यहाँ राजाओं का नाम याद रखिएगा। तो वसुदेव पहला है, इसके बाद भूमिमित्र है, फिर नारायण है, इसके बाद सुशर्मा है। यहाँ पर ईरानी शासक डेरियस प्रथम, जिसे कि दारा प्रथम भी कहा जाता है, इसका विवरण दिया हुआ है। कहा गया है कि इसने सबसे पहले भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व। यहाँ पर ईसा पूर्व वाला जो इतिहास है उसको दिया गया है। ईरानी आक्रमण सबसे पहले हुए थे, उसके बाद तब यूनानियों का आक्रमण होता है, मतलब सिकंदर वाला। तो ये जो ईरानी शासक है इसका नाम है दारा प्रथम, और इसकी सूचना हमें प्राप्त होती है कुछ साक्ष्यों से, कुछ अभिलेखों से। यहाँ आप देख लीजिए 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व, इसमें इसने भारत के कुछ हिस्सों पर जो पश्चिमी भाग था वहां पर अधिकार कर लिया था। हेलियोडोरस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था। सिंधु घाटी वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है वो इसके साम्राज्य के अधीन हो गया था। और पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था, मतलब ये राजस्थान तक अपने पैर पसार चुका था, इतना इसका प्रसार था। मेनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के जो है वो मथुरा से मिले, मतलब मथुरा तक इनकी जो आहट है वो दिखाई देती है। किसकी? तो मेनांडर और स्ट्रेटो की। स्ट्रेटो इसका बेटा था, मेनांडर जो है ये पिता था। और मेनांडर जो था ये यूनानी राजा था। इस पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर आप मिलिंद पन्हो नाम के ग्रंथ का जिक्र देखते हैं। बौद्ध भिक्षु था नागसेन। नागसेन को आपने पीछे भी देखा है। तो नागसेन के प्रभाव में मेनांडर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और ग्रहण करने से पहले दोनों के बीच में अच्छा खासा वाद विवाद होता है। मतलब पहले बौद्ध धर्म की महत्ता का वर्णन जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है वो मेनांडर से करते हैं, और उस पर वो तर्क देता है कि क्यों ये धर्म इतना खास है, क्यों आप इसे अपनाने के लिए कह रहे हैं, क्यों इसकी शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। तो उस पर नागसेन के अपने तर्क रहते हैं और उन तर्कों से ये काफी प्रभावित होता है।
और अंत में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है नागसेन से। तो यह जो वार्तालाप है मतलब नागसेन और मिलिंद के बीच में, मिलिंद का मतलब मिनांडर को कहा गया है यहाँ मिलिंद, वो मिलिंद पन्हो नाम के ग्रंथ में जिसे कि नागसेन ने खुद लिखा है उसमें वर्णित है। ये बौद्ध ग्रंथ है। अब आगे देखिए स्ट्रैटो द्वितीय। आप देख रहे हैं कि स्ट्रैटो प्रथम जो है ये मिनांडर का बेटा है और इन दोनों के सिक्के मथुरा से मिलते हैं। लेकिन स्ट्रैटो द्वितीय की यहाँ बात की जा रही है, इसने सीसे के सिक्के जारी करवाए। सीसा मतलब यहाँ पे इससे है, सीसा मतलब मुंह देखने वाला शीशा नहीं, ये क्या है, लेड है। तो इसके सिक्के ये जारी करवाता है। इसके बाद हिंद यवन शासक जो थे उनका शासन 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक माना जाता है। हिंद यवन शासकों ने भी एक लंबे समय तक भारत पर शासन किया है और 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक इनका जो दौर है उसे मान लिया गया है। ये कुछ जानकारी थी। यहाँ पर ईरानी आक्रमण को हमने सबसे पहले देखा, यानी डेरियस प्रथम का जो प्रभावी आक्रमण था। हालांकि प्रयास इससे पहले भी हुए हैं, ईरानियों का ये कोई पहला आक्रमण नहीं था, लेकिन सफल आक्रमण के तौर पे हम डेरियस प्रथम के ही आक्रमण को देखते हैं। दारा प्रथम इसे भारत में कहा जाता है, वास्तविक नाम था डेरियस। और मिलिंद पन्हो की जो सूचना है वो यहाँ से प्राप्त होती है। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। ये कोई नई बात नहीं है, कब की ये मायने रखता है। ये जो सन है इसको याद रखिएगा, 184 ईसा पूर्व। तारीख, इतिहास में तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इनको रटना आसान नहीं होता है। तो बेहतर यह है कि आप इतिहास की तीनों शाखाएं जो है मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, उन तीनों के जितने भी कालक्रम हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनकी तारीखों को एक एक स्थान पे कागज पर लिखकर अपनी दीवार पर या तो चिपका लीजिए या किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां से आप उसे रोज देख सकें। रोज उस पर एक निगाह डालिए, इससे वो घटनाएं और वो जो तारीखें हैं वो आपके दिमाग में रहेंगी। नहीं तो ऐसे रट्टा आप मार लेंगे और कुछ समय बाद वो दिमाग से निकल जाएंगी, हवा हो जाएंगी। तो ये तारीखें याद करने का तरीका है फिलहाल। इसके बाद पुराणों के अनुसार यहाँ जो प्राचीन भारत का इतिहास है यहाँ तक तो तारीखें उतनी मायने नहीं रखती, हालांकि महत्व यहाँ भी है। लेकिन मध्यकालीन और खासतौर पे आधुनिक भारत का जो इतिहास है वहां पर तारीखों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो पुराण है, पुराणों में 18 पुराण है, तो इन्हीं पुराणों में पुष्यमित्र शुंग का भी वर्णन प्राप्त होता है। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये कहा गया है कि इसने 36 सालों तक शासन किया था। 36 वर्ष कम नहीं होते, तो 36 वर्ष तक ये एक छत्र राज्य करता है। और महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। मतलब ये जो शुंग थे ये कौन थे, ये ब्राह्मण थे, ऐसा प्रमाण पाणिनि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। भारद्वाज ऋषि के जो वंशज थे वो भारद्वाज गोत्र के माने जाते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं या जो भी जितने भी वर्ण बटे हुए हैं, जो 4 वर्ण बटे हुए हैं, उनमें भी गोत्र होते हैं और गोत्र जो है वो उनके जन्मदाता के नाम के सूचक होते हैं। तो वैसे ही यहाँ भारद्वाज ऋषि के जो संतान है या उनकी जो संतति है आगे की, वो भारद्वाज गोत्र को धारण करती है। तो ये जो शुंग थे ये भी इसी से संबंधित थे, ऐसा कहना था महर्षि पाणिनि का, माफ कीजिएगा महर्षि पाणिनि का। ये कुछ जानकारी यहाँ से मिलती है। और पाणिनि का जिक्र आपने व्याकरण के संदर्भ में देखा है, संस्कृत व्याकरण के पहले संकलनकर्ता, और उसे व्यवस्थित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इसके बाद अयोध्या का जो लेख है, मतलब ये शुंगकालीन जो लेख है अयोध्या का, इससे ये ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये वजह है कि इन्होंने इतनी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर शुंगकालीन शासकों की है और उनका इतना अच्छा वर्णन किया है। इसके बाद शुंग वंश का जो 9वां शासक था वो भागभद्र था, जिसे कि भागवत भी कहा जाता है। भागभद्र इसका प्रचलित नाम था, इसका वास्तविक नाम था भागवत। और इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस, यहाँ देख लीजिए हेलियोडोरस के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। ये था कौन? हेलियोडोरस ने विदिशा का जो राज दरबार था वहां पर अपनी प्रस्तुति की थी और बेस नगर का जो अभिलेख है वो इसके द्वारा करवाया गया है। तो ये था कौन? ये एंटियाल कीट्स का राजदूत था। एंटियाल कीट्स कौन है? तो ये यवन राजा है, ये यवन सम्राट है। इन्होंने राजदूत के तौर पे इसे विदिशा के राज दरबार में भेजा था और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था। इसने धर्म परिवर्तन किया था और विदिशा यानी बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की थी, ऐसा प्रमाण यहाँ से मिलता है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति ने अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों से, मतलब ये उसका शिकार हो जाता है और मार डाला जाता है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति और उसका मंत्री जो था वो वसुदेव था। वासुदेव यहाँ लिखा है लेकिन वसुदेव था। और यही वसुदेव जो है ये षड्यंत्र करता है और अपने राजा की हत्या करके यहाँ सम्राट बन जाता है और यहाँ से कर्ण वंश की जो नींव है वो पड़ती है। वासुदेव ने या वसुदेव ने
जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह कण्व या कण्वायन के नाम से जाना जाता है। कण्वायन भी इसे कहा जाता है और कण्व भी कहा जाता है। अब इसके बाद अच्छा ये सोचिए यहाँ पे कण्व नाम क्यों दिया गया, क्योंकि कण्व इसका गोत्र था। जैसे आपने देखा कि भारद्वाज गोत्र के थे जो शुंग थे, ऐसा पतंजलि का कहना है, तो वैसे ही यहाँ भी ये कहा गया है, यह कहा गया है कि यह जो थे ये कण्व वंशीय शासक थे, तो कण्व इनका गोत्र था। भारद्वाज गोत्र जैसे शुंगों का था वैसे ही यहाँ पे कण्व गोत्र इनका था। और दोस्तों पीछे एक बोलने में मिस्टेक हो गई है, पतंजलि और पाणिनि दो व्यक्ति हैं, तो पतंजलि का महाभाष्य है और पाणिनि जो है वो संस्कृत ग्रामर के यानी संस्कृत व्याकरण के संकलनकर्ता कहे जाते हैं। तो संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित करने का श्रेय या वर्तमान स्वरूप में ले आने का श्रेय पाणिनि को दिया जाता है। तो पतंजलि और पाणिनि में वहां कंफ्यूज मत होइएगा, वहां शायद संभवतः गलत बोल दिया गया है, तो पतंजलि के स्थान पे आप पाणिनि समझिएगा। फिलहाल यहाँ पे पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और जानकारी है, जैसे मौर्यों के बाद वाला जो इतिहास था उसमें दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो सबसे प्रभावशाली राज्यों में सातवाहनों का साम्राज्य आता है। सातवाहन शासक जो थे ये सबसे प्रभावशाली रूप में उभरते हैं। बाकी तो जो शासन है या शासन क्षेत्र है वो सामने आते हैं, लेकिन इनका प्रभाव ज्यादा होता है। और पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या शिप्रक दिया हुआ है। ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं। कौन कौन सा है? सिंधुक है, सिमुक है और शिप्रक है। शिप्रक भी कहा जाता है, कहीं कहीं छिप्रक का भी नाम मिलता है। इसने कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा का वध किया और अपने शासन की स्थापना की। आप देख लीजिए एक क्रम में है ये, मतलब पहले शुंग, और शुंग का मतलब शुंग वंशीय जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके जो कर्ण वंश है उसकी नींव पड़ती है, और कर्ण वंश का समापन होता है तो उसी के ध्वंसावशेषों पर यहाँ पर जो सातवाहन वंश है वो स्थापित होता है। और स्थापित करने वाला जो राजा था वो सिंधुक या शिमुक था। इसे आप देख रहे हैं। ये कुछ हमने देखा। अब इसके बाद नीचे एक तालिका बनी हुई है, मतलब सारिणी बनी है, और इसमें यह कहा गया है, शुरुआत में आप जो बॉक्स देख रहे हैं ये वाला, इसमें यह कहा गया है कि पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, मतलब पौराणिक उल्लेख इनका प्राप्त होता है। तो इनकी संख्या 30 थी और इनकी सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की रूप में मिलती है। मतलब जो 30 सातवाहन राजा हैं इनके नाम मिलते हैं, लेकिन इनकी विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इनकी जो सूचियां हैं वो लंबे रूप में अगर देखा जाए तो 19 राजाओं की ही प्राप्त होती है। और सबसे लंबी सूची कहाँ मिलती है? ये सबसे प्राचीन पुराण में मिलती है, जो कि है मत्स्य पुराण। 18 पुराणों में सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण है। इनका नाम देख लीजिए, यहां नाम दिया हुआ है। ये कुल 19 राजा हैं। ये राजाओं के नाम है जो आप बॉक्स में देख रहे हैं। और ये किससे संबंधित हैं? तो इनका संबंध है सातवाहन वंश से, और इसका उल्लेख किया गया है मत्स्य पुराण में। तो देख लीजिए, पूर्णोत्संग है पहला, उसके बाद ये स्कंद स्तंभी है, सातकर्णी है, लंबोदर है और अपीलक है। तो इसे एक क्रम में देखिएगा, और क्रम कैसा है? ये ऊपर से नीचे जाइएगा, फिर यहाँ ऊपर से नीचे जाइएगा, इसी क्रम में आगे तक बढ़ेंगे और यहाँ तक चलेंगे। तो इसी क्रम में देखिए, पूर्णोत्संग पहला है, इसके बाद मेघ स्वाति है, स्वातिकर्ण है, इसके बाद पुरींद्रसेन है। ये इनका एक क्रम है। इसके बाद स्कंद स्तंभी है, स्कंद स्तंभी ये राजा का नाम है। इसके बाद स्वाति है, पुलुमावी प्रथम है। इसके बाद सुंदर स्वाति कीर्ति है, सुंदर स्वाति कीर्ति ये भी राजा का नाम है। इसके बाद सातकर्णी है, स्कंद स्वाति है, गौर कृष्ण है। इसके बाद चकोर स्वाति कीर्ति है, लंबोदर, मृगेंदु, हाल, शिव स्वाति। इसके बाद अपीलक, इसके बाद कुंतल स्वाति और अंत में मंदूलक। ये 19 राजा हैं जिनका उल्लेख सातवाहन वंश के संदर्भ में मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। अन्य पुराणों में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्णन है वो मत्स्य पुराण में है। ये राजाओं के नाम है। वैसे तो 30 राजाओं का उल्लेख किया गया है। अब आइए सातवाहनों के बारे में कुछ और देख लेते हैं। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। अच्छा, यहाँ नाम देखकर घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि परीक्षा में नाम पूछ लेगा, नहीं। इतने बेकार नाम, मतलब इतने कठिन नाम जो है ये नहीं पूछे जाएंगे। ये यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम का टॉपिक नहीं है। पूछेगा यही कि कहाँ पर उल्लेख मिलता है। जैसे पूछ लेगा कि सातवाहन राजाओं के जो नाम है या नामोल्लेख जो है वो किस पुराण से हमें प्राप्त होता है, और नीचे पुराणों के नाम दे देगा, तो उसमें से आपको मत से चुनना होगा। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। नाम कभी नहीं पूछेगा। नाम तो आपकी रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ दे दिया गया है। आगे चलते हैं। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी, और पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा जाता है। हालांकि ये आंध्र में शुरुआत में नहीं रहते थे। शुरुआत की जो इनकी लोकेशन है वो महाराष्ट्र से मिलती है, लेकिन फिर भी इन्हें आंध्र जातीय कहा जाता है।
और इनकी जो वास्तविक राजधानी थी वो पैठन थी, जिसे कि उस समय प्रतिष्ठानपुर के नाम से जानते थे। और इनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। अब पुराण जो है इनमें कहा गया है कि कृष्ण का पुत्र और उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम था, और यह प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। मतलब यहाँ पर थोड़ा महिमा मंडन किया गया है। पुराणों में इसे देवताओं और भगवान से जोड़कर दिखाया गया है ताकि इसकी महिमा बनी रहे। और कहा गया है कि ये कृष्ण के बेटे थे और उत्तराधिकारी के तौर पे इन्हें यहाँ माना गया है। सातकर्णी प्रथम की जो उपाधि है इन्होंने धारण की थी, और सातवाहन वंश में सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला ये पहला था। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? सातकर्णी प्रथम के बारे में कहा जा रहा है, जिसकी रानी ने जो नानाघाट अभिलेख है उसको उत्कीर्ण करवाया था। और रानी का नाम क्या था? नागणिका था। नागणिका या नागनिका इन्हें कहा जाता है, ये इनका नाम है। तो ये कुछ सूचनाएं हैं। हालांकि आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बहुत सारी पत्नियां थी, तो हो सकता है कि ये उन्हीं की संतान रहे हों। अब कोई जानता तो है नहीं, यहाँ जो ऐतिहासिक और पौराणिक विवरण है वही हम समझ रहे हैं। तो आगे देखते हैं। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते, विच्छिन्न का मतलब क्या? टूटते फूटते, नष्ट होते जो चातुष्य वर्ण समाज है उसे फिर से स्थापित किया। यहाँ जातिवादी जो व्यवस्था थी उसको और मजबूत बनाने का काम किया गया। मतलब जो भेदभाव पहले से ही फैल रखा था उसको और ज्यादा कठोर बना दिया गया, मजबूत बना दिया गया। और मजबूत बनाने का जो जिम्मा है वो सातवाहन काल के जो शासक हैं, खासतौर पे गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्हें दिया जाता है। इसने कहा है कि इसने चातुष्य वर्ण समाज को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका। वर्ण संकर का मतलब क्या होता है? एक जाति की स्त्री जो है वो दूसरे जाति के पुरुष के साथ अगर विवाह कर ले तो जो संतान उत्पन्न होती है वो संकर संतान कहलाती है। मतलब मिक्स होती है, उसमें दोनों जातियों के जो रक्त अंश है या जो भाव विचार है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रजाति है वो शुद्ध नहीं मानी जाती। ये सब मान्यता जो है ये मेरी नहीं है, ये पौराणिक मान्यता है। मतलब पुराणों में या जो मनुस्मृति या जितने भी वर्ण समर्थक ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कहा जाता है कि वर्ण संकर अगर हो जाए तो कुल का विनाश तय है। जैसे कि महाभारत में हुआ था। महाभारत में वर्ण संकर हुआ, यानी मतलब कोई भी जो प्रजाति थी वहां ओरिजिनल नहीं थी, कोई पूर्ण क्षत्रिय नहीं था, सब वर्ण संकर के तौर पे पैदा हुए थे। और यही वजह है कि अंत में उस वंश का पूरा विनाश होता है। तो ये सारी कही हुई बातें हैं। यहाँ पर जाति पाति का भेदभाव फैलाना ये इतिहास को पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम उन बुराइयों को जाने जो उस समय व्याप्त थी और उन्हें फिर से यहाँ पर फैलाने का प्रयास न करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो महोदय हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये पहले तो जो चारों वर्ण व्यवस्था थी उसको फिर से स्थापित करते हैं। वो थोड़ी सी हल्की पड़ गई रहती है तो उसको ये फिर से बनाने का काम करते हैं, और उसके साथ साथ ये वर्ण संकर वाले काम को रोकते हैं। आज के समय में जो अंतरजातीय विवाह होते हैं वो पहले के समय में वर्जित माने जाते थे, और उसको ये और बढ़ावा देते हैं। मतलब अगर कोई इनके समय में अंतरजातीय विवाह कर लेता है तो उसके लिए फिर मृत्युदंड का विधान था। मतलब लव मैरिज करने की अनुमति नहीं थी, खासतौर पे दूसरी जाति में या दूसरे धर्म में। तो आगे चलते हैं। ये सब संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। और इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि काफी प्रतापी था, यहाँ वीरता में कोई संदेह नहीं है लेकिन मानसिकता में संदेह है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो नासिक अभिलेख है उसमें अद्वितीय ब्राह्मण यानी एकमात्र ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय इसे कहा जाता है। मतलब ये वेदों का आश्रयदाता था और एकमात्र ब्राह्मण कहा जा रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसने वर्ण व्यवस्था को मजबूत किया, और फिर वही जो चारों वर्णों की व्यवस्था थी जिसमें कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये उच्च माने जाते थे और जो शूद्र और वैश्य थे वो निम्न माने जाते थे, तो इनका विवरण इसने बकायदा मजबूत किया। तो इसलिए इसे कहा जाता था कि ये ब्राह्मणों का संरक्षक या एकमात्र ब्राह्मण है, बाकी सब तो कहने के लिए है, और वेदों का आश्रयदाता है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसे दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है। दक्षिणापथ का ईश्वर, दक्षिणापथ और उत्तरापथ का जिक्र आपने पीछे देखा है, तो दक्षिणापथेश्वर इसे कहा जाता है। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र इसके कुछ सिक्कों पर प्राप्त हुआ है। 2 पतवार वाले जहाज मतलब जिसमें 2 पतवारें होती हैं। चप्पू जो होता है जहाज में, ऐसे मान लीजिए कोई जहाज होता है, इसको पानी में खेने के लिए, पानी की लहरों को काटने के लिए पतवार होती है। तो 2 पतवारों वाले जहाज का जो जिक्र है, मतलब उसका जो चित्र है वो इसके सिक्कों से प्राप्त होता है। और इस वंश का ये जो सातवाहन शासक है इसमें सबसे अंतिम शासक जो था वो यज्ञश्री सातकर्णी था। ये आप देख रहे हैं, यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। यहां तक हमने सातवाहन शासकों को देखा जिसमें कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में काफी कुछ जानकारियां प्राप्त हुई। ये वर्ण व्यवस्था का कड़ा पक्षधर था, मतलब ये जाति पाति का भेदभाव फैलाने में काफी योगदान दे रहा था। ये कुछ बातें। तो यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आगे की जो बातें हैं अभी जारी रहेंगी। अभी हम कलिंग का जो चेदी वंश है उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद
ये पूर्वी रोमन शासक जो जस्टिनियन है, इन्होंने क्या किया, इसकी सूचना प्राप्त करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।